नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टे अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 जुलाई माह वाली जो परीक्षा उसके लिए ईवीएस सेक्शन के महामैराथन क्लास देखी थी। यदि नहीं देखा हो तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, एक पार्ट उसका भी देख लिया, एक बाकी है, उसको अलग से हम करा देंगे। अभी हम बाल विकास के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों को कवर करते हुए यहाँ पर महामैराथन देखेंगे। और बाल विकास के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कोर्स है, तो संभावना है एक वीडियो में ना करके उसको हम 2 या 3 पार्ट में तक इस वीडियो को जो है वो देखेंगे। और यहाँ पर अधिगम है, उसके बाद शिक्षण है, आकलन मूल्यांकन है टॉपिक, समावेशी शिक्षा है टॉपिक, उसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, अधिगम अध्यापन है, और इसके अलावा आपका विविध यहाँ तक है टॉपिक पूरे। तो ये जो पूरा सिलेबस देख रहे हैं इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं कोई भी इसमें छूटे ना। और कक्षा 1 से 5 वालों की भी हेल्प इसी में हो जाएगी और 6 से 8 वालों की भी। स्टार्ट करते हैं बाल विकास सेक्शन जो है इससे। तो पहला जो मेन टॉपिक है वो है बाल विकास। अब बाल विकास के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है। तो इसके अंतर्गत आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि की देखिए जब बात होती है तो हम कहते हैं कि शरीर में नॉर्मल सा अगर हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें वृद्धि या ग्रोथ में आती हैं। पर जब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो वो विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और एग्जाम्पल लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार वृद्धि इसमें आएंगे। विकास की जब बात होती है तो ये सतत रूप से जीवन पर्यंत चलती है। गुणात्मक परिवर्तन को विकास हम कहते हैं जो शरीर में आपको देखने को मिलते हैं। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास सारे प्रकार के इसमें आते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर की अगर बात करते हैं तो ये वृद्धि शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये मापन योग्य होती है, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि ये मापन योग्य नहीं होती, केवल आप देख सकते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि का अर्थ होता है संकुचित और विकास का अर्थ व्यापक होता है। वृद्धि आपको दिखाई देती है, ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। व्यक्तिगत भेद होते हैं वृद्धि में, इसमें समानता देखने को मिलती है। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, पर विकास की जो दर होती है वो आपको अंतर देखने को मिलता है, सीमा आदि में अंतर होता है। वैसे तो आप कहेंगे विकास में समानता होती है, पर दर जो होती है, जैसे किसी में तेज विकास होता है किसी में कम, तो वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। देखेंगे सब क्वेश्चन काफ़ी बार मल्टीपल अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो आपका वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, प्रकाश, यौन विभेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग चोट, पारिवारिक परिस्थितियां और संस्कृति। विकास के पक्ष की बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। इंग्लिश टर्म भी देखते चलिएगा क्योंकि आपको सीडीपी के अंतर्गत इंग्लिश टर्म ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए यूपी टेट का कक्षा 6 से 8 के लेवल 2018 के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आए भी है। मैंने इस चीज़ स्टार्टिंग बता दी कि हम इसमें जूनियर भी लेवल लेकर के चल रहे हैं। बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो कोल के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं हैं वो आपकी शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्या 2 से 5, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, और बालिकाओं में ये 6 से 10 होती है। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं 13 से 14, ये बालिकाओं की भी देखते हुए चलिएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16, मध्य किशोरावस्था 17 से 18, उत्तर किशोरावस्था 19 से 20, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 75, वृद्धावस्था 75 से आगे। हरलॉक के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं हैं वो आपकी क्या है, तो गर्भाकालीन अवस्थाएं, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन, बचपना अवस्था। देखिए टाइम पीरियड लगभग सभी में सेम है, नाम अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वया संधि नाम दिया है 12 से 14 वर्ष को, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो ये लगभग टाइम पीरियड में कन्फ्यूजन नहीं होगी, नाम ध्यान रखिएगा। और जब किसी के नाम का जिक्र ना हो, सामान्य रूप से हम बात करें मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 साल, बाल्या 6 से 12, और किशोरा 13 से 18, और प्रौढ़ा 19 से अधिक। जब गर्भावस्था के अंतर्गत प्रसव पूर्व अवस्था की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए जो इसकी अवधि होती है वो 9 महीने, 10 दिन या 40 सप्ताह तक आपकी जो टोटल अवधि गर्भाधान की वो चलती है। और जो विकास होता है वो शिशु के शरीर में, इसमें आपको उप अवस्था देखने को मिलती है।
डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, और जो भ्रूणावस्था है वो गर्भस्थ शिशु 8वें सप्ताह से जन्म तक चलती है। जो पिंडावस्था होती है इसमें भी 3 परत होती हैं: एक्टोडर्म बाहरी परत, मेसोडर्म बीच वाली परत, और एंडोडर्म आंतरिक परत। गर्भावस्था में शिशु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हर्पिस, रुबेला, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य, विकर्ण तथा प्रदूषण, संक्रमण, एचआईवी, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब शैशवावस्था की लेकर के कुछ डेफिनेशन, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। वॉटसन की डेफिनेशन पूछी भी गई थी यूपी टेट में कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, चाहे जो कहोगे वो बना दूंगा। फ्रॉइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और जन्म जो शैशवावस्था होती है ना, इसको भी हम जन्म से 5 वर्ष तक बांटते हैं। इसमें भी 2 भागों में, जन्म से 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष उत्तर शैशवावस्था में आपका आता है। इसी को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। जो शिशु है उसको लैटिन भाषा के 2 शब्द आपका इन और फेरी इससे बना है। इन मतलब नहीं और फेरी मतलब बोलना। इन्फेंट का शब्दिक होता है मतलब नहीं बोलने वाला बालक, इसीलिए हम कहते हैं नहीं बोलने वाले योग्य बालक को शिशु कहते हैं। जब हम शैशवावस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है उनका व्यवहार। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में, क्रियाओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता, दोहराने की तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, स्वयं से प्रेम, आत्म प्रेम भी कहते हैं, नैतिकता का भाव होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है, काम प्रवृत्ति की भावना होती है, कल्पना की सब सजीवता, अनुकरण मतलब नकल करने को लेकर के भी आता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, रुचि या रुचि दूसरे बालकों में, सामाजिक भावना का विकास वगैरह भी देखने को मिलता है। जब बात करते हैं शैशवावस्था में शिक्षा को लेकर के, तो बेसिक चीज़ें आप किसी छोटे बच्चे में देखते हैं, जैसे कि खेल द्वारा शिक्षा की हम बात करते हैं, बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण को लेकर के बात करते हैं, क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण करते हैं, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन को लेकर बात करते हैं, जिज्ञासा की संतुष्टि को लेकर के बात करते हैं, उचित वातावरण की उपलब्धता, कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जन्म से लेकर 5 साल तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा नहीं भैया 6 साल तक भी होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। थॉर्नडाइक के विचार में 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। एक नवजात शिशु का जो हाइट होती है 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। शिशु का भार 7 से 8 पाउंड। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसके द्वारा कहा गया है, बहुत पूछा जाता है, तो वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। सबसे ज़्यादा तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था, व्यक्तिगत विकास की नींव शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर ने कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ने ये कथन दिया था। शैशवावस्था को बालक कहा जाता है, निर्माण काल बालक का कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है शैशवावस्था को। स्वकेंद्रित अवस्था, देखिए यूपी टेट में पूछा भी गया है, शैशवावस्था को कहते हैं। शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना को हम क्या कहते हैं, तो नर्सिज्म कहते हैं। बच्चों का जो क्रियाकलाप होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो शैशवावस्था के बाद अब बात करते हैं बाल्यावस्था को लेकर। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, यही सबसे पहले पूछा जाता है, तो कॉल और ब्रूस ने कहा है। यूपी टेट में देखिए क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, एस्टेट में जूनियर में आया है। रॉस के अनुसार रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, वो भी याद रखिएगा। कई बार इनके नाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा है। बाल्यावस्था की जब बात होती है 6 से 12 में, तो इसमें संचय काल 6 से 9 और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष आता है। बाल्यावस्था के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति अवस्था, गंधी अवस्था, समूह की आयु, बालक का निर्माणकारी काल, खेल की आयु, कई अलग अलग इसके नाम हैं। बाल्यावस्था की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में हम देखते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, कोई बिना उद्देश्य के आप घूमते फिरते रहते हैं, काम प्रवृत्ति की कमी आ जाती है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता आ जाती है, सामूहिक खेलों में इंटरेस्ट आता है, रुचियों में परिवर्तन आता है, और स्थिरता होती है शारीरिक और मानसिक विकास में, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, नैतिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का, जिज्ञासा बढ़ जाती है आपकी, संबंध वास्तविक जगत से होता है, रचनात्मक में कार्यों को करने में मजा आती है आपको, बहिर्मुखी व्यक्तित्व आ जाता है और संवेगों का दमन और प्रदर्शन भी आता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए बाल्यावस्था में, तो आप कहेंगे रोचक पाठ्यक्रम होना चाहिए, शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल, नैतिक शिक्षा, सामाजिक गुण। देखिए आप बेसिक अगर समझ गए बाल्यावस्था को तो ये सब चीज़ें आपको फिर बिना पढ़े भी समझ में आने लगेंगी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति जो होती है उसकी संतुष्टि चाहता है बालक इस एज में।
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12, समूह की आयु या गैंग एज इंग्लिश में ये पूछा जाता है डायरेक्ट, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। स्मार्ट एज चुस्ती की आयु तो बाल्यावस्था। डर्टी एज भी आपकी बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता जो है वो रॉस के द्वारा कहा गया है। बालक बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो बाह्य केंद्रित होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सामूहिक। वास्तविक जगत में जो प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था है। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बाल्यावस्था में। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था में। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जैसे ये मैंने आपको लास्ट में पॉइंट दिखाया ना, जिससे आपको समझ में भी आ रहे हैं कि देखिए यूपी टेट में जूनियर में आया है क्वेश्चन, क्या कि बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब किशोरावस्था की जब विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहला यही पूछा जाता है कि सबसे कठिन काल जीवन का कौन सा है, यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। लैटिन शब्द है, एडोलसियर से लिया गया है, और शाब्दिक अर्थ इसका है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था की अब परिभाषाओं की बात करते हैं, तो बहुत जगह ये बार बार पूछी जाती हैं किशोरावस्था की परिभाषाओं में। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल के रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था को संघर्ष का काल, तनाव का काल, तूफान का काल, विरोध का काल, ये अवस्था किसने कहा, स्टेनले हॉल। और ये जो स्टेनले हॉल वाला है ना, ये यूपी टेट में देखिए पूछा गया 1 to 5 लेवल पे। अब क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जरसील्ड की डेफिनेशन है किशोरावस्था विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किलपैट्रिक है ये, किर्क पैट्रिक नहीं है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बिग और हंट ने कहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। वैलेंटाइन की डेफिनेशन है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने कहा है किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। पॉल सेनिक ने कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। किशोरावस्था में जो विकास का सिद्धांत होता है ना, वो आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टोनले हॉल ने दिया था अपनी एडोलसेंस पुस्तक में, और क्रमिक सिद्धांत किंग थॉर्नडाइक हलिंगबर्ट ने दिया था। इन्होंने क्या था, स्टेनले हॉल ने, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ना, वो अचानक होते हैं। इन्होंने कहा कि भैया वो परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं, यानी एक क्रम में होते हैं, तो ये दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं को लेकर। ये जो विशेषताएं हैं यही याद रखनी है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा कि व्यवसाय की चिंता किस अवस्था में देखने को मिलता है, वहां पर सीधे आपको सारी अवस्थाएं दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर धर्म में विश्वास आता है, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अवराध प्रवृत्ति। ये वीर पूजा क्या होता है, जैसे आप शक्तिमान है उसको अपना हीरो सुपर हीरो मान रहे हैं, इस तरीके की चीज आती है। समाज सेवा की भावना, स्थिति महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता, जीवन दर्शन का निर्माण, बुद्धि का अधिकतम विकास इसी में होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, मानसिक योग्यताओं का विस्तार, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नता, संदेह और विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन और स्थायित्व, समूह को महत्व देता है। तो ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था के कुछ पॉइंट इस तरीके से याद रखिए। किशोरावस्था स्मृति विस्तार की क्षमता होती है, दिवा स्वप्न की अवस्था है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, मित्र मंडली की अवस्था, वीर पूजा मैंने बताई था। विषम लिंगी काम मतलब जो अपोजिट आपका वो होता है, जैसे मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो इसमें आएगा। समलिंगी काम भावना, आत्म प्रेम की भावना, ध्यान केंद्रित करने वाला, तर्क तथा निर्णय की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, रचनात्मक कल्पना की क्षमता, ये सब आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड, जैसे 13 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 13 से 15, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18। तीव्र जो विकास का काल है वो पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं। संवेग जो होते हैं वो अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो एंड क्रो ने कथन दिया था। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किसने दिया था, तो किलपैट्रिक जो है इनके द्वारा दिया गया था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त करता है किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में मैच्योरिटी किशोरावस्था में। जो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन आधार पर किया गया है। बाल विकास में अध्ययन होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है।
देखिए यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, 2016 में आए। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को जो पसंद करते हैं, पूर्व किशोरावस्था में यूपी टेट में क्वेश्चन बने हैं। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 9 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं। मानव विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मस्तकोन्मुखी एवं निकट से दूर क्रम जो है विकास के सिद्धांत का है। मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत। अब बात करें जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें शारीरिक, गत्यात्मक और गामक विकास। जिसमें शारीरिक विकास के क्षेत्र जो होते हैं इसमें आप देखेंगे तो शरीर रचना या संपूर्ण शारीरिक ढांचा, स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम, मांसपेशी वृद्धि ग्रोथ मसल्स, गामक यंत्र, गामक तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये सब इसमें आती हैं। जब शारीरिक विकास के क्षेत्र की बात करें विशेषताओं में, तो शारीरिक विकास में आपका भार, लंबाई, सिर और मस्तिष्क, मांसपेशियां, दांत आते हैं। शरीर क्रियात्मक विकास में यानी तंत्रिका तंत्र है, हृदय और परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सब आते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जन्म से 3 वर्ष में अत्यंत तीव्र गति से होता है और 3 से 6 वर्ष में औसत गति से होता है, यानी स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नवजात शिशु के शरीर की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में दांत नहीं होते हैं। हड्डियां 270 होती हैं बालक बालिका में। भार 7.15 पाउंड बालक का या 3.2 किलोग्राम होता है। बालिका का 3 किलोग्राम या 7.13 पाउंड। लंबाई की बात करें तो बालिका सामान्यतः बालकों से 1/2 इंच छोटी होती हैं बालिका। बालक बालिका 50 से 51 सेंटीमीटर या लगभग 50 इंच या 20 इंच। मांसपेशियों की बात करें तो शरीर के कुल भाग का 23% होता है। और सिर व मस्तिष्क की बात करें तो शरीर के कुल लंबाई का 1/4 भाग यानी कि लगभग 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की जब बात करेंगे तो भार जो होता है वो जन्म के समय लगभग 7 से 8 पाउंड, 6 माह में दुगना होता है, 1 वर्ष में 3 गुना होता है। लंबाई जो होता है जन्म के समय 50 से 51 सेंटीमीटर, 1 वर्ष में 27 से 28 इंच, दूसरे में 31 से 32, 6 वर्ष में 40 से 44। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो जन्म के समय शरीर के कुल लंबाई का 1/4, ये तो मैंने बताया। भार की बात करें जन्म के समय 350 ग्राम, 6 वर्ष में 1 किलो 250 ग्राम। मांसपेशियों की बात करें तो ये 23%, ये ऊपर मैंने बताया था। 6 वर्ष में लगभग कुल शरीर का 25%। दांत की बात करें तो जन्म के समय नहीं होते हैं, 6 से 7वें माह में दूध के दांत निकलते हैं, 4 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं और 5 से 6 वर्ष में स्थायी दांत आते हैं। हड्डियों की बात करें तो जन्म के समय 270 और निर्माण की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज पदार्थ जो है देखने को मिलते हैं। फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात करेंगे तो 6 से 9 वर्ष संचय काल और 9 से 12 वर्ष वर्ष परिपाक काल। इसमें विकास तीव्र गति से होता है, इसमें धीमी गति से परंतु दृढ़ता की ओर होता है। बाल्यावस्था में भी भार की बात करें तो बालिकाओं का भार बालकों से ज़्यादा होता है। 12 वर्ष के अंत तक 80 से 95 पाउंड। ये जो पाउंड वाला है ना, ये हो सकता हो ना पूछा जाए, पर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो ऊपर वाली लाइन में। धीमी गति से बढ़ता है लंबाई, 12 वर्ष के अंतर्गत 50 से 54, 55 इंच। हड्डियों की बात करें बाल्यावस्था के अंत तक 270 से बढ़कर हड्डियां 350 हो जाती हैं। दांत की बात करें तो 6 वर्ष तक दूध के दांत गिर जाते हैं, स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 वर्ष के अंत तक सभी 24 से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं, सारे नहीं निकलते हैं 32 के 32, वो अक्कल दाढ़ वगैरह बाद में आती है। सिर और मस्तिष्क की बात करें तो शरीर के कुल भार का लगभग 95%। मांसपेशियों की बात करें तो अब ये 35% हो गया कुल भार का। अब बात करें किशोरावस्था में शारीरिक विकास की तो आप कहेंगे यहाँ पर लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, बालक में 18 वर्ष के बाद भी वृद्धि होती है और बालिका में 16 वर्ष तक वृद्धि होती है। हड्डियों की बात करें तो अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मांसपेशी की बात करें तो कुल शरीर के भार का 45%। और भार की बात करते हैं, बालकों का भार बालिकाओं से ज़्यादा होता है। सिर और मस्तिष्क की बात करते हैं तो पूर्ण विकास 1200 से 1400 ग्राम तक। अन्य विकास की बात करें तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का विकास और आवाज़ में परिवर्तन आ जाती है। अब कुछ पॉइंट जैसे सूक्ष्म गति कौशल में क्या आता है तो लिखना आता है। नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड होता है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल है। व्यवहार का करना पक्ष आता है सीखने के गति क्षेत्र से। गर्भ में बालक को विकसित करने में टाइम लगभग 280 दिन। स्थूल गतिक कौशल में चढ़ना फुदकना ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद बात करते हैं गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास का मतलब होता है मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म दो टाइप के होते हैं। स्थूल मतलब बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना और सूक्ष्म मतलब छोटी पेशियों पर नियंत्रण करना। बस इतना बेसिक याद रखिए। जैसे हम शैशवावस्था में जब बात करते हैं गत्यात्मक विकास की तो स्थूल में बच्चे क्या करते हैं, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं करते हैं। सूक्ष्म में क्या करते हैं, जैसे कप पकड़ लिए, अन्य वस्तुओं को पकड़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन जिप लगाना, ड्राइंग करना, ये सब सूक्ष्म में आएगा। अगर यही चीज़ गत्यात्मक विकास की बात करें बाल्यावस्था में आरंभिक, तो आरंभिक में इसके अंतर्गत स्थूल में दौड़ना, उछलना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, ये सब चीज़ें आएंगी। सूक्ष्म में भोजन करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, नकल करना, ये सब चीज़ें आएंगी।
अब विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास की बात करें तो जॉन लॉक की डेफिनेशन है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक विकास के पक्ष की बात करें तो इसमें स्मरण, ध्यान, संवेदनशीलता, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, संज्ञानात्मक शक्ति का अधिगम क्षमता, बुद्धि, निर्णय, तर्क, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, अवबोधन, ये सारी चीजें आती हैं पक्ष में। जब शैशवावस्था में मानसिक विकास की बात करेंगे तो जैसे पहला जो सप्ताह होता है उसमें हिचकी लेना, छींकना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, ये सब चीज़ें आती हैं। पहले महीने की जब बात करेंगे, चिल्लाना, पकड़ने की चेष्टा वगैरह। चौथे से छठवें महीने की व्यंजनों की ध्वनियाँ करना, आवाज़ का अनुकरण करना। 7 से 9 महीने में घुटने के बल चलना, सहारे से खड़ा होना। 10 माह से 1 वर्ष में अनुकरण करना, कार्यों के अनुकरण का प्रयास। 2 वर्ष में शब्द और छोटे वाक्य बोलता है। 3 वर्ष में अपना काम नाम बताना, 5 से 7 शब्दों के वाक्य बनाना। 4 वर्ष में 10 तक गिनती, अक्षर लिखना, वस्तुओं क्रम में लिखना। और 5 वर्ष में रंग पहचानना अथवा नाम लिखना। मतलब एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इस क्रम में चलता है। इसी चीज़ को आप चार्ट के जरिए भी जो है वो देख सकते हैं। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11, 12 वर्ष। बस ये आपको समझना चाहिए जैसे जैसे एज उसकी बढ़ रही है, यहाँ जैसे उसकी चित्र की समझ है, यहाँ पर छोटी घटनाओं का वर्णन कर पा रहा है, या कहानी कविता भी पढ़ रहा है, यहाँ दिन समय तारीख सिक्कों का ज्ञान, या तेज 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 से बोल पा रहा है, द्रुत गति से, या जिज्ञासा तर्क सारी चीज़ें कर पा रहा है, यहाँ पर वास्तविकता जानने का प्रयास कर पा रहा है। किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात करें तो यहाँ पर रुचियों का विकास होता है, सीखने की क्षमता का विकास होता है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। बुद्धि का विकास में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, ध्यान शक्ति, भाषा, कल्पना, स्मरण, हर चीज़ का विकास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास को लेकर के। तो संवेग का अर्थ और परिभाषाओं में वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यूपी टेट में आया है। जर्सील ने कहा है किसी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग को लेकर के ये भी आपको बताना चाहिए कि इंग्लिश में इमोशन शब्द से बना है। ई अंदर से और मोशन गति से, यानी आंतरिक शब्द के अर्थ, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही आपका इमोशन है। संवेग की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें आपका संवेगों की व्यापकता है, व्यक्तिकता है, विचार प्रक्रिया का लोपन है, संवेगों की अस्थिरता है, स्थानांतरण है, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, सुख दुख का भाव, शारीरिक परिवर्तन, सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे विचार प्रक्रिया है तो उसके अंतर तर्क, चिंतन, बुद्धि, विवेक पर नियंत्रण नहीं। व्यक्तित्व में अलग है। शारीरिक परिवर्तन में आंतरिक और बाह्य शारीरिक परिवर्तन देता है, जैसे जल्दी जल्दी सांस लेना आंतरिक परिवर्तन में है। बाह्य परिवर्तन में आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा में जब संवेगात्मक विकास की बात होती है तो जन्म के समय उत्तेजना होती है। 1 माह में पीड़ा, आनंद भी आ जाता है, उत्तेजना तो रहेगा ही रहेगा। तीसरे माह में क्रोध और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। छठे माह में घृणा और भय भय आ जाता है। 12 जो महीना है उसमें स्नेह और उल्लास भी आ जाता है। 18 महीना में ईर्ष्या आ जाती है और 24 माह में खुशी या प्रसन्नता आ जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करेंगे तो अनोखी अवस्था, संवेगों में स्थायित्व, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, भय, ये सारी चीज़ें, जिज्ञासा की प्रबलता, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। वहीं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करेंगे तो देखेंगे तो यूपी टेट में जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में भाव प्रधान प्रवृत्तियों की अधिकता, संवेगों में विभिन्नता है, वीर पूजा की भावना, अपराध प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो विरोधी मन दशाएं मनोदशाएं होती है, मतलब पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। काम भावना की प्रबलता है, स्वाभिमान की भावना, चिंतन युक्त व्यवहार। अब काम भावना में भी विषम लिंगी लिंगी प्रेम, जिसको हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं, और स्वप्रेम, जिसको ऑटो इरोटिज्म कहते हैं, और समलिंगी प्रेम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो ये तीनों भी इसी में ही आपको देखने को मिलेंगे। संवेगात्मक जो विकास है उसको कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो वही वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता, परिवार का वातावरण, अभिभावक का क्या दृष्टिकोण है, सामाजिक स्वीकृति क्या है, विद्यालय क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब प्रभावित करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जैसे इसको प्रभावित करने वाले कारक तो मैंने बता ही दिए। संवेगों के प्रकार की बात करें तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के बताए हैं। जन्म के समय बच्चों में जो संवेग होता है वो उत्तेजना होता है, और स्पिनोजा के अकॉर्डिंग संवेगों के प्रकार में हर्ष, शोक, इच्छा आता है। संवेगों का जो वर्गीकरण है वो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता किशोरावस्था में होती है। संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, ये वुडवर्थ ने कहा था। अब सामाजिक विकास को लेकर के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे बच्चों के सामाजिक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो परिवार की होती है। सामाजिक विकास में महत्व किसका होता है, खेल का होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है सामाजिक परिवेश।
और सामाजिकरण से मतलब क्या होता है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन समायोजन। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। हरलॉक ने कहा था सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था से। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। वो वाला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब अगला इसी के ही अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। क्या होते हैं बाल विकास के सिद्धांत? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बालक प्रवेश कर रहा है तो जो कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, बस वही है आपके बाल विकास के सिद्धांत। ये नाम आपको सारे रटे होने चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नाम से ही बन जाता है। बाकी इनसे अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं, पर एक बार ये नाम एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला जो है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी तो नहीं होती है। विकास क्रम का सिद्धांत कहता है बालक का विकास गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसे निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत भी कहते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत या मस्तकाधुमुखी सिद्धांत क्रम का कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। एकीकरण का सिद्धांत बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। यानी हाथ हिलाना पहले सीख रहा है, फिर उस उंगलियों को चलाना बाद में सीख रहा है। परस्पर संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत प्रत्येक बालक और बालिका के विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है, सब एक जैसे तो नहीं होते। समान प्रतिमान का सिद्धांत प्रत्येक जाति चाहे वो पशु हो या मनुष्य अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले अपने शरीर का संचालन करता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। चक्राकार या वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर के चक्राकार ढंग से जो है वो चलती है। समीप दूराभिमुख शिक्षा सिद्धांत बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर चलता है। अगला टॉपिक हमारा है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव को लेकर के। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही बी एन झा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। देखिए जूनियर में क्वेश्चन आया हुआ है तो जरूर याद रखिएगा। वुडवर्थ की डेफिनेशन है वंशानुक्रम वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वुडवर्थ की डेफिनेशन है ये। वंशानुक्रम की प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो मानव शरीर कोषों का योग होता है। एक कोष से होता है शरीर का आरंभ जिसे हम संयुक्त केश कोष या जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषों जिसमें पितृकोष और 23 गुणसूत्र पितृकोष के अंतर्गत, वहीं मातृकोष ओवम में 23 गुणसूत्र। तो 23 और 23 मिलकर के संयुक्त कोष यानी 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक प्रत्येक होते हैं और प्रत्येक को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। अब बात करें इनके भी सिद्धांत। वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत क्या है? पहला है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज मैन ने दिया था, इन्होंने कहा था बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। समानता का नियम जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। विभिन्नता का नियम बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न भी होते हैं। प्रत्यागमन का नियम बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम व्यक्तियों द्वारा जो अपने जीवन में अर्जित किया जाता है वो उनके आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होता है। मेंडल का नियम प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, प्रयोग इन्होंने मटर और चूहे पर किया था। वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। संयोग का नियम वंशानुक्रम की कभी भी सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। चयनित गुणों का नियम केवल कुछ गुण में ही वंश परंपरा होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि माता पिता को 10 बीमारी तो सब ट्रांसफर हो गई, वंशानुक्रम में कुछ ही चीज़ें ट्रांसफर होती है। बीमारी तो एक एग्जाम्पल है, कई बार गुण भी ट्रांसफर होते हैं। तो बालक पर वंशानुक्रम के अलग अलग शारीरिक है, व्यवसायिक है, सामाजिक है, चरित्र है, किसी भी चीज़ का। जैसे किसी के वृद्धि पर प्रभाव का मतलब है कि किसी के माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो बच्चों में भी हो जाती है, यही प्रभाव देखने को मिलते हैं। वंशानुक्रम की हमने बात की। अब वातावरण की बात करें तो वातावरण वो बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने कहा था, एनास्टॉसी ने कहा था कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। बालक
ये विकास पर अगर वातावरण के प्रभाव की बात करें तो आसपास का वातावरण पे सारे प्रभाव हैं। सामाजिक गुण है, शिक्षा पर प्रभाव, शारीरिक अंतर, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। जैसा आसपास का वातावरण होगा वैसी तो बुद्धि पे भी कहते हैं ना, अच्छी संगत में रहिए, तो वो सारे प्रभाव इसमें आएंगे। दोनों के बीच संबंध की अगर बात करें तो वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। जूनियर में आया है क्वेश्चन ये। और लैंडिस जो है इनकी भी डेफिनेशन है, वो भी देख सकते हैं। वैसे तो रॉस वुडवर्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर दृष्टि परीक्षा उपयोगी कुछ, जैसे डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इन ऑस्ट्रिया के निवासी थे। वर्णांता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने किया था। कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े 23 होते हैं। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन यूपीटेट में आया है 2017 में। वो अवस्था है जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होता है, वो क्या कहलाता है? इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यूपीटेट में देखिए ये भी आया। मानव व्यक्तित्व परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं। ये मैंने बताया था ना, एक्स वाई मेन, ये वाई रोल होता है। बालक की पहली पाठशाला परिवार है। व्यक्तियों में भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन है, ये भी याद रखना है आपको। कुछ और क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली और निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति को प्रत्यागमन कहते हैं। रूसो के जो शिक्षक संबंधी विचार हैं उनकी एमिल पुस्तक में मिलते हैं। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन पुस्तक जॉन डीवी की है। शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। अच्छे नैतिक चरित्र विकास शिक्षा द्वारा। वंशानुक्रम जनित क्षमता या गुण बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव होता है वातावरण का। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किसका है? तो व्यक्तिगत निर्माण। अब वर्णांध रोगी किस रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं? लाल और हरे रंग में। पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है। मटर उदान मटर। वंशानुगत जो गुण है वो जन्मजात है। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत 1866 में प्रकाशित। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं पितरैक। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। मेंडल के नियम के प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम? 46। आंख और त्वचा का रंग जो होता है वो फोनोटाइप में आता है। नर क्रोमोसोम एक्स वाई, मादा एक्स एक्स। वंशानुक्रम वंशानुगतता का जो निर्धारण होता है जीन से होता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? भ्रूण। जन्म से पूर्व काल में अवस्थाएं 3 हैं। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंड। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु के द्वारा। वंश क्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। वंशानुगत कारक बच्चों को प्रभावित करते हैं गर्भाधान से। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कथन टर्मन का है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके अलावा आप सभी से लाइक की उम्मीद हम कर रहे हैं, आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है। तो जितने भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ढेर सारी ऐसी अच्छी से अच्छी चीज़ें करा सकें, ताकि अच्छे से अच्छा आपका पेपर हो सके। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और अधिगम। पियाजे के जब सिद्धांत की बात करते हैं तो बालक का संज्ञानात्मक विकास पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताओं में ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, अडेप्शन यानी कि अनुकूलन, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं संगठन की विफलता के परिणाम स्वरूप। संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। अनुकूलन क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान जो अनुभव होता है उसमें संतुलन स्थापित करना। ये जो अडेप्शन है, देखिए इससे क्वेश्चन भी आया है। अनुकूलन की प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत भी आपका एसिमिलेशन यानी कि समावेशन आत्मसातीकरण होता है, और एकोमोडेशन यानी समाविष्टीकरण समायोजन होता है। जब बात करते हैं एसिमिलेशन की, ये क्या होता है? नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। और समाविष्टीकरण क्या होता है? नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना। इसमें व्यवस्थित कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले सीख रखी है, एक साइकिल चलाना ही सीख रखा है, और जब आप उसको और बड़े लेवल का बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पहले की जो चीज़ें सीखे हैं उसमें और सुधार करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इनके एग्जाम्पल्स से जोड़ करके भी इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। और आया था क्वेश्चन ये इनसे मल्टीपल टाइम है। बाकी जीन पियाजे के बारे में बात करें तो जीन पियाजे 9 अगस्त सन 1896 स्विट्जरलैंड जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 1980। पहले जंतु विज्ञान बाद में मनोविज्ञान बने थे। अपने ही 3 बच्चों का इन्होंने अवलोकन किया था। इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
इसमें सबसे पहला है बौद्धिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। इक्विलिब्रेशन, जिसको हम साम्य धारणा या संतुलन कहते हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को हम साम्य धारणा कहते हैं। मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन, जिस जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक क्रिया कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? मस्तिष्क में जो संचित सूचनाएं, अनुभव हैं, उनका ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया करता है। स्कीमा से क्वेश्चन देखिए मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। स्कीम्स क्या होता है? किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उसके स्कीम्स कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये तो 110% क्वेश्चन आने ही आना है। वो इसकी विशेषताओं से आया या किसी भी चीज़ से आ सकता है। इनकी इन्होंने जो विशेषताएं बताई, चार बताई। एक संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक यानी 11 से 15 वर्ष। संवेदी गामक की सबसे पहले बात करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, इंग्लिश टर्म भी पढ़ते हुए चलिएगा। जन्म से 30 दिन की होती है, सहज क्रिया करता है, चूसने की क्रिया सबसे प्रबल इसमें होती है। प्राथमिक जो वृत्तीय प्रक्रिया होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसकी अवस्था होती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 माह तक होता है, जिसमें सहज क्रियाएं, प्रतिवर्त क्रियाएं, समन्वित अव्यवस्थित आदि कुछ शारीरिक क्रियाओं का भी अधिक प्रदर्शन अधिक होता है। गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया या प्रतिक्रिया की अवस्था भी कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 से 8 माह, यानी आनंददायक क्रियाओं की पुनरावृत्ति, जो चीज़ में मजा आती बच्चा दोहराता है, वस्तुओं को स्पर्श करने की क्रिया आती है। गौड़ इसकी मेटा के समन्वय की अवस्था, जिसमें 8 से 12 माह आएगा। नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना है, स्कीमा का सामान्यीकरण करना। इसके अलावा टेटरी सर्कुलर रिएक्शन में 12 से 18 माह, वस्तुओं को उठाने, गिराने, जोड़ने, तोड़ने जैसी क्रियाएं अधिक होती हैं। ये नाम नहीं पूछे जाते हैं, जो प्राथमिक गौड़ ये सब लिखा है, डायरेक्ट उसकी विशेषता ही पूछ ली जाती है कि बच्चे ये चीज़ कौन सी स्टेज में आती है। इस तरीके से उठाने, गिराने, तोड़ने जैसी क्रियाएं आती हैं। ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अवस्था में होता है जीन पियाजे की। तो आपको सीधे ये बताया जाएगा संवेदी गामक। ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। नाम पूछ सकता है कि सिंबॉलिक थॉट किस में आते हैं, ये चीज़ नाम पूछ सकता है, पर ये नहीं कहेगा कि 6 के नाम बताओ। आपको कोई उसमें थ्योरी तो लिखनी नहीं है, आपको तो विशेषता पता होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा है जन्म से 2 वर्ष, तो उसमें क्या क्या विशेषता हो सकती हैं। संवेदी जो पेशी है या संवेदी गामक की विशेषताएं हैं, इसमें आप कहेंगे कि बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, संसार के विषय में ज्ञान सीमित होता है, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहलाता है। और अनुकरण और मानसिक निरूपण की वृत्ति का विकास इसमें हो जाता है। दूसरी अवस्था आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि कई बार हिंदी के टर्म सीडीपी के लिए इतने अच्छे नहीं होते जितने इंग्लिश के टर्म होते हैं। इंग्लिश के टर्म से आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बाकी जो पढ़ रहा है स्टार्टिंग से हिंदी, उसको फिर हिंदी कंटिन्यू करना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, संकेतात्मक कार्यों और भाषा प्रयोग की अवस्था के भी कहते हैं। यहाँ पर इसके दो टाइप होते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक काल, एक होता है अंतर्दर्शी अवधि। जब पूर्व प्रत्यात्मक काल की बात करें तो इसको प्री कंसेप्चुअल पीरियड और इसको इनिट्यूटिव पीरियड कहेंगे। इसमें 2 से 4 साल, ये 4 से 7 साल। खोज की अवस्था, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के आंसर बच्चा जानने लगता है। अनुकरण मतलब नकल करने की बच्चे के अंदर प्रवृत्ति आती। भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है आत्म केंद्रता की भावना, और ये पूछा जाता है जीववाद, एनिमिज्म की भावना जो है इसमें आती है। अतार्किक चिंतन आता है इसमें, बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेना, कि आपने कह दिया बच्चे से ऐसा ऐसा बात है, वो मान लेगा। उसमें वो कोई प्रकार का अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगाता, जोड़ घटाना गुणा भाग करने की समस्याओं का समाधान करने लगता है। प्रत्यक्षता दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करता है। विचार प्रक्रिया की अविलोमिता होती है, इरिवर्सिबिलिटी आपकी इसमें बच्चे में पाई जाती है, मतलब पलट के चीज़ों को नहीं सोच पाता। जैसे विशेषताएं, स्मृति और कल्पना, चिंतन अतार्किक, भाषा का प्रयोग मैच्योर हो जाता है, स्वकेंद्रित बालक हो जाता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, भेद करने लगता है। विशेषताओं से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। अविलोमिता का गुण होता है, यानी पलट कर सोचने की शक्ति का नहीं होती बच्चे में। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वस्तुओं को समूहों में विभाजित करके उसको नाम देना प्रारंभ करते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या और परिमाण के संदर्भ के सही रूप में समझ नहीं पाते हैं, या संरक्षण नियम का अभी अभाव होता है। तीसरी जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 7 से 11 वर्ष टाइमिंग होता है।
मूर्त या ठोस वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता, मापने तौलने और गिनने की योग्यता बच्चे में आ जाती है इस स्टेज में। 3 मानसिक योग्यताओं में निपुणता है, संरक्षण का सिद्धांत, संबंध और वर्गीकरण। संरक्षण का सिद्धांत मतलब किसी वस्तु की मात्रा पर उसके आकार में परिवर्तन करना, उसको हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त करना, देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बच्चे का मानना है। और संरक्षण के ज्ञान के लिए 2 गुणों का होना अनिवार्य है, एक विलोमिता, एक तार्किक गुणितता। संबंध की बात करें तो किसी वस्तु या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं जैसे ऊंचाई, भार, लंबाई आदि के आधार पर सीरियल में लगाना हो, व्यवस्थित करना हो, तो बच्चे में ये चीज़ आ जाती है। वहीं वर्गीकरण की बात करें तो वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गों में या उपवर्गों में बांटने की क्षमता भी बच्चे में आ जाती है। और चौथी जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें आपका 11 से 15 साल चलती है। इसमें चिंतन में पूरी तरीके से क्रमबद्धता आ जाती है, समस्या समाधान क्षमता आ जाती है, अमूर्त तथ्यों के संबंध तार्किक चिंतन आ जाता है, प्रतीकात्मक शब्द, रूपक, उपनाम आदि का बोध हो जाता है। कुछ क्वेश्चन जैसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 प्रक्रियाएं थी, समावेशन और समायोजन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? आत्मसातीकरण। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये विचार पियाजे जी का था। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना समायोजन कहलाता है। वैसे ज़्यादातर देखेंगे क्वेश्चन सीटेट में इस पोर्शन से ज़्यादा आता है, पर यूपीटेट में आया था इसलिए हम करा रहे हैं आपको। 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, पियाजे ने कहा था। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और ये देखिए यही वाला क्वेश्चन आया था यूपीटेट 1 to 5 में। मैंने कहा कि आया था इसलिए करा ना, वैसे ज़्यादातर इस पोर्शन से सीटेट में ही आते हैं। और रिवाइज करना कोई ख़राब बात नहीं है, अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, बहुत थोड़ी थोड़ी तो हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? संवेदी कामक। अगला हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत बात करें स्तर और सोपान में, तो ये सब यूपीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला आता है पूर्व परंपरागत स्तर, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है। इसमें बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं। नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों पर उनके उत्तर प्रायः उनको होने वाले लाभ पर आधारित होते हैं। इस स्तर में नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों पर निहित होते हैं, ना कि अच्छे बुरे व्यक्ति में। इस स्तर पर होने वाले विकास को भी 3 जो सोपान है उसमें बांटा गया है। इसमें पहला है आत्म केंद्रिक यानी इकोसेंट्रिक जजमेंट। इस स्तर पर बालकों में अपनी इच्छा अनिच्छा या फिर पसंद नापसंद से अलग हटकर नियमों और दायित्वों का कोई विचार नहीं होता। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो होता है, इसमें बालक बड़े अथवा अधिकार संपन्न व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। और बालक नियम और उनके तोड़ने से होने वाले जो दुष्परिणाम है उसको समझते हैं। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, जिसमें बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। दूसरा जो लेवल है इसमें वो है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, जिसमें परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। इसमें भी नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा गया, उप सोपानों में। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसको इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन कहते हैं। वैसे मैंने ये इस तरीके से जो अब इसमें लिखे हैं ना सर, इसकी जगह मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। पहले इसके केवल नाम नाम आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत टाइप आता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, जहाँ पर बालक सामाजिक दृष्टि से जो नियम दायित्व हैं उसको करने के लिए प्रोत्साहित होता है। और तीसरा आता है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें सर्वोच्च स्तर होता है नैतिक स्तर का, नैतिक विकास का, जिसमें भी 2 सोपान आते हैं। एक आता है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुक्त। इसमें उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से जो स्वीकृत किए जाने वाला अधिकार है वो आते हैं। और एक आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कर सकता है। अब ये जो है मैंने शॉर्ट में बता दिया, पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। तो स्तर मैंने जो नाम बताए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था। इसके अंतर्गत प्राक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, स्व अनुमोदित नैतिकता। स्तर विशेष उन्मुखीकरण में आत्म केंद्रित निर्णय है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसमें बच्चा दंड के बचाव के बारे में सोच रहा है। एज की बात करेंगे तो इसमें पहले वाला 4 से 10, फिर 10 से 13, फिर 13+ या उत्तर प्रौढ़ावस्था। इसमें दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक या स्वरुचि अभिमुखता, इसमें स्वलाभ व्यवहार होता है। दूसरे वाले में जो है परस्पर एक रूप अभिमुखता या अंतर्वैयक्तिक जो सहमति होती है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की दृष्टिकोण होता है। और कानून व्यवस्था नैतिकता। और तीसरे वाले में
जो सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत है इसमें लोकतांत्रिक अनुमोदित कानून और सैद्धांतिक, जिसके प्रमुख संबंध है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। इस चार्ट को याद रखिए, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तरीके से आपको लग सकता है पर इससे चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगला आपका है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ब्रूनर के अनुसार से संज्ञानात्मक विकास था, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, 3 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, एक क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और आपका संकेतात्मक अवस्था। क्या होती है तीनों के बारे में जान भी लेते हैं क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्रियात्मक अवस्था जन्म से 18 माह, जिसमें बालक अपनी क्रियाओं द्वारा, जैसे छूकर, पकड़कर, काट कर वातावरण से अंतःक्रिया कर रहा है, इसमें मानसिक प्रतिबिंब और भाषा का महत्व नहीं होता। दूसरा जो होता है 18 से 24 माह होता है, यहाँ पर बालक तीव्र प्रकाश, शोर, विविधता आदि इससे प्रभावित होता है। इसमें बालक दृश्य प्रतिमा, मानसिक प्रतिबिंबों, इनके द्वारा वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है। और ये देखिए, ये अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मेल खाती है, जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। और तीसरा जो है वो है संकेतात्मक अवस्था, 24 माह से 7 वर्ष। इसमें बालक भाषा, गणित, सूत्र, गणना आदि सीख लेते हैं, इनका प्रयोग करने लगते हैं। इसमें बालक संकेतों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। वाइगोस्की के सिद्धांत की बात करें तो वाइगोस्की ने जो दिया था संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा करते हैं। बाकी वाइगोस्की के अंतर्गत जो चीज़ें हैं इनको आप केवल रिवाइज कर लीजिए। जैसे MQ आता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसके अंतर्गत किसी बड़े व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक, इससे द्वारा व्यक्ति सीख रहा है। स्कैफोल्डिंग आता है, जहाँ पर इसको ढांचा निर्माण कहते हैं, और इसमें विकास के क्षेत्र से संबंधित प्रत्यय होता है। शॉर्ट में याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा सीटेट में आती हैं, पर हम आपको यहाँ बता रहे हैं केवल रिवाइज करने के पर्पज से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जो आता है, बच्चा जो कर रहा है, जो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये 2 क्षेत्र होते हैं, बच्चा जो क्षमता रखता है, संभावित विकास का क्षेत्र, और बच्चा बिना मदद के जो कर सकता है। और भाषा और विचार की बात करेंगे इसमें, तो 3 स्तरों में, सामाजिक भाषा, व्यक्तिगत या स्वकेंद्रित भाषा और आत्म भाषा, इसमें इन्होंने बांटा था। और खेल इसमें भी आ जाता है। तो बस बेसिक दिमाग में रखिए रिवाइज करने के तौर पर। बात करेंगे बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के आधार में ये चीज़ यूपी टेट 2016 में आई है कि बच्चों को क्रियाशील रखकर ही शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बेसिक सी पॉइंट है। और एक और पॉइंट कि बच्चों को शैक्षिक वातावरण में आत्मक्रिया के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, उन्हें स्वयं से कार्य या क्रिया करने, खोजने, अन्वेषण करने, नियम जानने, बनाने के अवसर दें, ताकि बच्चा स्वयं से करके सीख सके। बच्चों के लिए आप शैक्षिक वातावरण का वो प्रारूप, आदर्श या प्रतिमान के रूप में इस टाइप से प्रस्तुत करें कि वो अपने आचरण में नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को आत्मसात कर सके। इसके लिए विद्यालय का वातावरण और दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं उसको भी आप आदर्शवादी प्रस्तुत करें, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाल केंद्रित शिक्षा पर शिक्षा शास्त्रियों ने जो विचार दिए ना, उसमें सबसे पहला जो महात्मा गांधी जी का विचार है, इन्होंने कहा था गतिविधि आधारित बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यूपी टेट में आया है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक व हरिजन नामक पत्र बेसिक शिक्षा योजना में अभिव्यक्त होते हैं। इसमें इन्होंने यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया जाए वो गतिविधि आधारित शिक्षा हो, कि बच्चा जो है जो भी सीखे उसका व्यवहारिक जीवन में जो है वो उपयोग करे। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। इनकी जो शिक्षा थी नई तालीम की शिक्षा के नाम से जानी जाती थी, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल केंद्रित शिक्षा में इन्होंने जो है वो स्वतंत्रता, सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति, प्रकृति और इंसानों के साथ सक्रिय सहभागिता, इस पर फोकस किया है। जॉन डीवी ने कहा है कि अनुभव को शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है इनके द्वारा माना गया है। अगर आप मेन मेन पॉइंट याद रखेंगे तो याद रख पाएंगे, वरना बहुत चीज़ें याद करेंगे तो भूल जाएंगे। जॉन डीवी थे, उन्होंने करके सीखना, प्रयोग द्वारा शिक्षा, इसको लेकर के मेन फोकस किया है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो सुविधा प्रदाता के रूप में जो है वो भूमिका होती है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। मतलब शिक्षक जो होते हैं ना, वो ज्ञान देने के बजाय छात्रों को स्वयं ज्ञान का निर्माण के लिए प्रेरित करें, छात्र को प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। अब बात करते हैं बुद्धि और उसके मापन को लेकर के। तो जो बुद्धि की बात होती है तो बुद्धि की अलग अलग डेफिनेशन है। टर्मन की डेफिनेशन पूछी गई थी यूपी टेट में जूनियर लेवल पर, कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। सीखने की योग्यता बकिंघम की जी जो है इनके द्वारा कही गई है। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की विधि है। विनय ने कहा था बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थॉर्नडाइक की भी है, सत्य या तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है।
गॉल्टन की है बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। स्टर्न की है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि के प्रकार की अगर बात करते हैं तो बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक ने बुद्धि को जो बांटा है वो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि में बांटा है। अमूर्त बुद्धि जो होती है कवि, साहित्यकार, चित्रकार, इनमें होती है। सामाजिक बुद्धि जो व्यक्ति मिलनसार, प्रसन्न टाइप के होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर होते हैं। ऐसा इन्होंने बांटा है। गैरेट ने जो बुद्धि के टाइप बताए ना, वो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि नाम बताए हैं। बुद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य सभी प्रभावित करते हैं। बुद्धि के बात करें कुछ सिद्धांत या बहुआयामी बौद्धिकता को लेकर, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। एक कारक सिद्धांत दिया था बिने टर्मन स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। तरल ठोस सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया था। ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पीयरमैन वाला यूपी टेट में आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार कोई दूसरा पूछ लिया जाए। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्नर ने दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं इनके अंतर्गत भी बात करें, जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो थे वो समर्थक बिनेट टर्मन स्टर्न थे। इनमें इनका मानना था कि बुद्धि एक इकाई, संपूर्ण बुद्धि एक ही समय में सक्रिय होकर ही काम करती है। द्विकारक जो थे वो स्पेयरमैन थे। इनका कहना था बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, एक सामान्य योग्यता कारक जनरल एबिलिटी फैक्टर जी फैक्टर, और विशिष्ट योग्यता कारक यानी स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर, और इसको एस फैक्टर कहते हैं। तो ये दोनों पता होने चाहिए आपको कि जी फैक्टर और एस फैक्टर होते हैं। इसमें सभी कार्यों में आते हैं। सामान्य कारक में सभी प्रकार के कार्य, विशिष्ट योग्यता में विशिष्ट कार्यों को करने में, जैसे संगीत सीखना, चित्र बनाना। बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। इनका कहना था कि बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने भी तीन भागों में बांटा है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। समूह कारक से सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने कहा था बुद्धि ना तो सामान्य योग्यता कारक से मिलती है ना विशिष्ट से, बल्कि विविध मानसिक योग्यताओं का समूह है। इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताएं बताई: आंकिक, शाब्दिक, स्थानिक, वाक्पटुता, तार्किक, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण। डिटेल में ज़्यादा नहीं आता है, समझने के लिए अंदर का बता रहे हैं, वैसे तो नाम पता हो उतना काफ़ी है। अगला पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है फिलिप बर्नर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक से रूप में व्यवस्थित होती हैं। सामान्य कारक में शाब्दिक, शैक्षिक योग्यताएं अलग आती हैं, गतिक और यांत्रिक योग्यताएं अलग आती हैं। बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इन्होंने कहा था कि यह त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको, यहाँ देखिए त्रिविमीय सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा था कि जो तीन विमाएं हैं उसमें विषय वस्तु आता है, संक्रिया आता है और उत्पाद या परिणाम आता है। यूपीटेट में आया क्वेश्चन 1 to 5 में। इसमें विषय वस्तु में ये सारी चीज़ें आती हैं, संक्रिया में ये और उत्पाद में ये। इसी चीज़ को चित्र से भी दर्शाया गया है, चाहें तो आप इनको याद रख सकते हैं। बुद्धि की संरचना का नवीनतम निदर्श गिलफोर्ड ने कहा है कि कुल 5 × 6 × 6 यानी 180 भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं। ये जो यहाँ पर तभी दिए गए ना, इसकी वैल्यू निकाली गई। प्रारंभ में 120 था, फिर 150 हुआ और लास्ट में 180 मानसिक योग्यताओं की व्याख्या इसमें इन्होंने की है गिलफोर्ड जी के द्वारा। तरल ठोस बुद्धि कैटल ने दिया था। कैटल हॉर्न सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बुद्धि के दो सिद्धांत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक तरल बुद्धि होता है, एक ठोस बुद्धि होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज। तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करना, इसमें शिक्षा प्रशिक्षा और अनुभव पर हल करना। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था। इन्होंने कहा था बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। यही सेम चीज पूछ ली गई थी भैया यूपी टेट में। और बुद्धि 7 प्रकार की होती है और ये सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ऐसा इन्होंने कहा था। और रॉबर्ट स्लाविन ने 2009 में बुद्धि को 7 के स्थान पर 9 प्रकारों तक विस्तृत कर दिया था, जिसका विवरण भी यहाँ दिया गया। तो भाषाई बुद्धि पहली है, ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना उसी के अंतर्गत। भाषाई बुद्धि में क्या है कि वाक्य, शब्द, शब्दों के बीच संबंध आदि को समझने की क्षमता। तार्किक गणितीय बुद्धि में तर्क वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। स्थानीय बुद्धि में मानसिक रूप से परिवर्तन करना, स्थानिक कल्पना आदि की क्षमता। शारीरिक गति की बुद्धि में शारीरिक गति पर नियंत्रण करना। सांगीतिक जो बुद्धि है उसमें लय को सही सही सम्मिलित करना, समझना। अंतः वैयक्तिक बुद्धि में भाव, संवेग वगैरह समझना। अंतर वैयक्तिक बुद्धि में अंतः और अंतर में अंतर भी ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं, व्यवहार आदि को समझना। प्रकृतिवादी बुद्धि में पर्यावरण के प्रकृति पक्षों को समझना। अस्तित्ववादी बुद्धि में
बुद्धि से संबंध जो व्यक्ति है उसमें ध्यान केंद्रित करने की बुद्धि अथवा इंद्रियों के संज्ञानात्मक व्यवहार से परे का आभास। बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। इसमें इन्होंने जो तीन सिद्धांत दिए थे ना, संतरात्मक, अनुभवजन और घटक उप सिद्धांत थे। और जो बुद्धि का त्रिस्तर सिद्धांत था वो जॉन बी कैरोल ने दिया था। अब बात करें बुद्धि लब्धि और बुद्धि मापन का इतिहास। बुद्धि लब्धि की जब बात होती है तो हम नाम ध्यान रखते हैं बिने का। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, इन दो विद्वानों ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे बाद में 1905 का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी जो है वो कहते हैं। इन्होंने ये जो परीक्षण निर्माण है इसके दौरान बिने ने मानसिक आयु के संप्रत्य का प्रतिपादन किया था। इसके अकॉर्डिंग ही किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। और जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेते हैं उसे हम बैसल ईयर कहते हैं, आधार वर्ष जो है वो कहते हैं। और कोई भी प्रश्न वो हल नहीं कर पाता तो वो हमारा टर्मिनल वर्ष कहलाता है। व्यक्ति की वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं होता, मानसिक आयु का व्यक्ति की वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं होता, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का विकास टर्मेन के द्वारा 1916 में प्रकाशित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के बाद जो है वो हो पाया था। टर्मेन ने ही मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो दिया था। और आपने देखा होगा यूपी टेट में क्वेश्चन भी काफ़ी इनसे आए थे में, आईक्यू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इस पर एक वैल्यू निकाल करके भी पूछ लिया था कि एक कोई चीज़ दे दी जाएगी, दूसरी आपको जो है वो निकालनी होगी। टर्मेन ने 1916 के जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है इसके साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी, जिसमें इन्होंने बुद्धि लब्धि वर्गों के लिए बालक और व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या भी दी गई थी। ये तालिका भी यहाँ पर दी गई है, जिससे 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली में आएगा, 121 से 139 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि या क्षीण बुद्धि कहते हैं, 71 से कम है तो जड़ बुद्धि, निश्चित क्षीण बुद्धि। तो ये पूरा चार्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए। और बाकी जो ये मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था इसका बाद में नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम हो गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो आपने अभी चार्ट देखा जिसमें जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, फिर तीव्र, फिर प्रखर, प्रतिभाशाली, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। कुछ प्रश्न जैसे बिने साइमन परीक्षण किसके द्वारा मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है, तो बुद्धि का मापन। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन, क्रिस्टलीय प्रतिमान कैटल, तरल क्रिस्टलीय। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए होता है। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। निर्माण बुद्धि निर्माण इसका किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। इंद्रिय गामक अवस्था ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास। बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। बच्चों के बौद्धिक विकास मानसिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं उनकी पहचान पियाजे ने की थी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न करना किशोर अवस्था में है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने। एकल घटक या एकल अव्यय अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, टर्मन ने कहा था। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 71 से 80। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। मानसिक विकास को ये सब प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिक स्थिति। और बुद्धि लब्धि अवधारणा के पहले प्रतिपादक विलियम स्टर्न थे और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार को लेकर के। तो बुद्धि परीक्षणों में के प्रकार में वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण आता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण आता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक, सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में विशिष्ट वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आता है। वहीं वैयक्तिक अशाब्दिक में भाटिया बैटरी, चित्रांकन, भूल भुलैया, आकृति फलक, अलेक्जेंडर, ये सब आते हैं। इसमें भाटिया बैटरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में। सामूहिक शाब्दिक में आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण। सामूहिक अशाब्दिक में आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। तो ये चार्ट याद कर लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। ये जो गए क्रियात्मक समूह परीक्षण है इसमें भी 3 क्रियात्मक परीक्षाएं हैं, कोहज ब्लॉक, क्यूब कंस्ट्रक्शन और पास ब्लॉक अलोंग टेस्ट। इसके अलावा एक वेस्लर वेस्ट बुद्धि मापनी भी है जिसमें 1944 में आया था। इसमें संशोधन किया गया था, 16 से 64 वर्ष तक के व्यक्तियों का इसमें बुद्धि परीक्षण जो है वो होता था। और भारत में बुद्धि परीक्षण में अगर बात करते हैं तो 1912 में
C.H. राइस थे जिन्होंने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था, जिसका नाम हिंदुस्तान विनय परीक्षण रखा गया था। 1927 में डॉक्टर जे मनरो ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। 1954 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय ने ये जो डॉक्टर एस जलोटा थे, इन्होंने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया था, यही आया था यूपी टेट में। भाटिया बुद्धि बैटरी जो परीक्षण है भारत में प्रचलित परीक्षण में सबसे लोकप्रिय बुद्धि परीक्षण है। इसमें 5 उप परीक्षण भी है और ये भी यूपी टेट में देखिए जूनियर और प्राइमरी दोनों में आ चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है व्यक्तित्व और उसका मापन। व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, इसका उद्भव है लैटिन भाषा पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो बस ये याद रखिए, पर्सनालिटी उद्भव पर्सोना, लैटिन भाषा शाब्दिक अर्थ है मुखौटा। व्यक्तित्व की विशेषताओं में गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, और ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक संबंध प्रदर्शित करता है। यही दोनों डेफिनेशन ही ज़्यादातर आप देखते हैं पूछी जाती है। और ड्रेवर की भी डेफिनेशन है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के टाइप। भाव शून्य, क्रोधी, आशावादी, शिक्षावादी, ये हिप्पोक्रेट्स ने दिए हैं। हर व्यक्ति के ने तो अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। फिर व्यक्तित्व के प्रकार में मनोवैज्ञानिक जो क्रैचमर हैं, इन्होंने कहा था भैया कि हम शरीर रचना के आधार पर जो है वो विभाजन करेंगे व्यक्तित्व का। पुस्तक थी इनकी साइकी एंड कैरेक्टर करके, यूपी टेट जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। लंबकाय वाले लंबे और दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, सुडौलकाय वाले हष्ट पुष्ट और स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, और गोलकाय वाले नाटे और मोटे होते हैं। जुंग ने जो है दिया था जो वर्गीकरण सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से दिया था, इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी दिया था। अंतर्मुखी वह जो भैया शर्माते रहते हैं, बोलने में कम बोलते हैं, और जो बहिर्मुखी होते हैं जो बहुत बोलते हैं, यानी व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, अच्छे वक्ता होते हैं। और उभयमुखी में दोनों विशेषताएं होती हैं, यानी अंतर्मुखी होते हैं कह सकते हैं, ना ही केवल बहिर्मुखी होते हैं। ये विकासोन्मुखी व्यक्तित्व वाला भी कहा जा सकता है, एक हिसाब से कह सकते हैं दोनों गुण होते हैं। तो ये दोनों वर्गीकरण आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। फिर बात करते हैं स्प्रेंजर की। स्प्रेंजर ने कहा था हमने मूल्य दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग दिया, टाइम्स ऑफ मैन करके, टाइप्स ऑफ मैन में इसमें इन्होंने सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक, राजनीतिक इतने आधार पर बांटा है। जैसे सैद्धांतिक है तो दार्शनिक, पुजारी वगैरह टाइप के, आर्थिक हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो नाम ही याद रखिए वो ज़्यादा जरूरी है। सेल्डन ने जो दिया था वो दिया था शारीरिक गठन और व्यक्तित्वशील गुणों के आधार पर। पुस्तक इनकी है द वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट। एंडोमर्फी यानी गोलाकृति, मेसोमर्फी यानी आयताकृतिक, और एक्टोमर्फी यानी लंबाकृतिक। इसमें एंडोमर्फी मतलब व्यक्ति मोटे, खुशमिजाज, सामाजिक, आराम तलब होते हैं। मेसोमर्फी व्यक्ति को शरीर बड़ा और गठीला होता है। और जो तीसरा है एक्टोमर्फी, इसमें व्यक्ति लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। वो जो आपने देखा था ना गोल का है, लंब का है, लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। अंतर ये है वो क्रेचमर ने दिया था लंब एस्थेटिक, एथलेटिक और पिकनिक करके, और शरीर रचना के आधार पर उन्होंने दिया था। पर सेल्डन ने जो दिया है, इन्होंने शारीरिक गठन और व्यक्तित्व लगभग वही है, नाम में बस अंतर है, पर विशेषताएं लगभग वैसी ही हैं। और फिर कैनन की बात करें भैया, तो कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर दिया, थायराइड ग्रंथि वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, एड्रिनल वाला। थायराइड में इन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में इस ग्रंथि का विकास नहीं होता वे मंद बुद्धि, बौने और दुर्बल होते हैं, आलसी, चिंतित और सुस्त रहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि वाला अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति लंबा और कम स्रावित होने पर बौना हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि वाला अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति झगड़ालू और लड़ाकू स्वभाव का हो जाता है। तो ये मैंने सबको सारे इसलिए बताए क्योंकि इनसे क्वेश्चन किसी से भी बन जाते हैं। अब बात करें व्यक्तित्व के सिद्धांत के कुछ नाम, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने, सील गुण सिद्धांत आलपोर्ट ने, सील गुण सिद्धांत कैटल ने भी दिया है, और मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने, मांग सिद्धांत मोरे ने, सामर्थ्यिक सिद्धांत रॉजर्स ने, सील गुण सिद्धांत जैविक वाला जो था हाइजेंक ने, और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने। अब इनके अंदर भी बात करें तो सबसे पहला है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि आपका यूपी टेट के जूनियर पेपर में पूछा गया है। सिगमंड फ्राइड ने दिया था। दो प्रमुख संप्रत्यय होते हैं इसके, एक चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, और दूसरा होता है इदम, अहम व परम अहम। चेतन क्या होता है, इसमें सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार होता है। अचेतन में क्या होता है, असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं होती हैं।
इसमें व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखता है तथा सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण होता है। अर्धचेतन में क्या होता है, ये चेतन और अचेतन के बीच पुल का काम करता है। और फ्राइड ने चेतन और अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े से की है। बड़ा बढ़िया है लाइन। इदम, अहम और परम अहम की बात करते हैं। इदम होता है जन्मजात प्रकृति, इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात वासनाएं, दमित इच्छाएं होती हैं। तत्काल सुख, आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, अचेतन कार्य में काम करता है। अहम क्या होता है, वास्तविकता से संबंध होता है, आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में काम करता है। ये इदम और परम अहम के बीच तालमेल स्थापित करता है। परम अहम यानी सुपर ईगो, इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिएगा। ये सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है तथा चेतन से निर्धारित होता है। यूपी टेट में आया क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष में तीन मुख्य पहलू होते हैं, मूल प्रवृत्तियां, दुश्चिंता और मनोरचना। बाकी इसी के अंतर्गत बात करेंगे, फ्राइड ने मनोलैंगिक जो अवस्था है उसके आधार पर भी व्यक्तित्व को बांटा है। मुखावस्था, गुदावस्था, शिश्नावस्था, अव्यक्तावस्था, जनेंद्रिया, ये इन्होंने बांटा है मनोलैंगिक अवस्थाओं के आधार पर। बाकी यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को लिबिडो कहा जाता है। यौन मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। ये सभी कुछ पॉइंट है इन्हीं से रिलेटेड। अब ये जो अवस्था इन्होंने बांटी ना, चाहे तो नाम भी याद रख सकते हैं। बाकी इनके अंतर्गत देखेंगे जैसे मुखावस्था है, इसमें कामुकता क्षेत्र मुख होता है। ऐसे इसके अंतर्गत भी एक एक पॉइंट के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें, तो हम उतनी ना देख करके अगर किसी पॉइंट में यूपी टेट वगैरह में क्वेश्चन आए तो वो आपको बता रहे हैं। जैसे लैंगिक अवस्था या शिश्ना अवस्था, कामुकता क्षेत्र लिंग होता है इसमें। इस अवस्था में लड़का अपनी माँ से लगाव रखता है, जिसे मातृ मनोगति कहते हैं। यूपी टेट में 2019 में जूनियर वाले पेपर में आया हुआ है। बाकी इसी में अव्यक्तावस्था भी है, जो कि आपकी 5 से 12 वर्ष तक होती है। यूपी टेट जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। जनेंद्रिय अवस्था भी आपकी है, इसी का 5वां पॉइंट। दूसरा व्यक्ति का सील गुण सिद्धांत है, जो मैंने बताया था, डब्ल्यू आलपोर्ट ने दिया था। नाम याद रखिए, अगर अंदर में सब में याद करने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। व्यक्ति का सील गुण सिद्धांत प्रतिपादक आरबी कैटल भी है। इन्होंने 12 प्राथमिक सील गुण बताया, जैसे सतही, स्रोत, सतही, इस तरीके के नाम है इसमें। और इन्होंने ही व्यक्तित्व विकास को 6 भागों में, अवस्थाओं में बांटा है, शैशव, बाल्या, किशोरा, परिपक्वा, इस तरीके से। कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण भी किया है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन जूनियर में आ चुका है। व्यक्तित्व का मानवतावादी जो सिद्धांत है वो अब्राहम मास्लो ने दिया था। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो निम्न स्तरीय में दैहिक मांग, फिर ऊपर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर स्वसम्मान मांग, और उच्च स्तरीय मांग में आत्मसिद्धि मांग जो है वो आती है। तो अब्राहम मास्लो ने 5 जो अभिप्रेरक हैं या मांग हैं उसको जो है व्यवस्थित इस तरीके से किया है। अब इसके अंतर्गत भी है कि क्या क्या आता है। जैसे दैहिक मांग जो सबसे नीचे है, इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो स्व सम्मान मांग है, इसमें आपका स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लगभग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके की मांग है और क्या उसकी जो है वो प्राथमिकता है। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत हेनरी ए मूरे ने दिया था। इन्होंने कहा था व्यक्ति के अंदर ही कुछ निश्चित मांगे होती हैं। इन्होंने 40 मांगों की पहचान की जिसे व्यक्तित्व नाम दिया गया, जैसे प्रदर्शन मांग, परोपकार की मांग, स्वायत्ता की मांग। व्यक्ति का एक व्यक्तित्व का सामवृत्तिक सिद्धांत होता है जो कॉल रॉजर्स ने दिया है। इसमें 3, व्यक्तित्व के स्थायी, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व का विकास, ये सब आते हैं। व्यक्तित्व का जैविक सील गुण की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं आइजेंक। आइजेंक ने जैविक सील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की 3 विमाएं भी बताई हैं इसमें, जिसमें आपका मुक्ता, मनोविक्षिप्तता और मनोस्ताप जो है वो आते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था, और इसको लेकर के यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर लेवल पे। और एरिक्सन ने ही मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें विश्वास बनाम अविश्वास शैशवावस्था में होती है, स्वतंत्रता बनाम संदेह या लज्जाशीलता प्रारंभिक बाल्यावस्था में, पहल बनाम ग्लानि खेल अवस्था आपकी है 4 से 6 वर्ष तक की आयु, परिश्रम बनाम हीनता विद्यालयावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद किशोरावस्था, घनिष्ठता बनाम अकेलापन तरुण वयस्कावस्था, ये सब इसमें नाम है। तरुण वयस्कावस्था, उत्पादकता बनाम स्थिरता मध्य वयस्कावस्था, संबंधन अखंडता बनाम निराशा, ये आपका परिपक्वता, ये सब अलग अलग इसमें बांटे हैं इन्होंने। वैसे तो ज़्यादातर आपको फोकस करना है, तो ये ध्यान रखिएगा व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादक एरिक एरिक्सन। और ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रख सकते हैं कितनी इन्होंने अवस्थाएं बांटी हैं। अब बात करें व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियों को लेकर, तो मेन 3 टाइप होते हैं। एक आत्मनिष्ठ विधि,
वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास आता है। वस्तुनिष्ठ विधि में निर्धारण, मापनी, प्रश्नावली, परीक्षण, समाज मिति, मनोनाटक, ये सब आता है। प्रक्षेपी विधि में साहित्य तकनीकी, रचना तकनीकी, पूर्ति तकनीकी, क्रम तकनीकी, अभिव्यक्त तकनीकी आते हैं। अब इसके अंतर्गत भी कुछ कुछ हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मेन मेन की बात करेंगे, जिसमें जैसे शब्द सहचर्य परीक्षण है आपका। इसमें क्या है, सिगमंड फ्राइड ने जो है वो किया था इसका प्रतिपादन। जुंग ने 100 शब्दों को चिन्हित करके शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण किया था। इसमें व्यक्ति के सामने कुछ शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका तत्काल उत्तर उसको जो है वो देना होता है। बाकी ज़्यादातर नाम से पूछ लिया था कि किसने क्या दिया था। जैसे रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण जो है, इसको रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। ये देखेंगे तो यूपीटेट में जूनियर में भी आया है। तो ये एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। इसका निर्माण हरमन रोसा ने जो है वो किया था। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। प्रत्येक पर एक स्याही धब्बा बना होता है, जिसमें से 5 कार्डों पर काले सफ़ेद में और 2 कार्ड पर काले सफ़ेद और लाल रंग में होते हैं। 3 कार्डों पर कई रंगों में ये लक्ष्य बने होते हैं। इन कार्डों को एक एक करके व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं और पूछा जाता है कि उस पर उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्तित्व का मापन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम TAT कहते हैं, थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, ये भी यूपी टेट में आया था। तो इसमें भी ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। इसकी रचना 1935 में CD मॉर्गन और मूरे ने की थी। नाम पूछा गया था यूपी टेट में कि किसने की थी, ये भी आ चुका है। तो इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो 31 कार्ड होते हैं। ये कार्ड अवार्ड कुछ भी पूछा जा सकता है यूपी टेट में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले नहीं आते हैं। इसमें 30 कार्डों पर अस्पष्ट रूप से काले सफ़ेद रंग के चित्र बने होते हैं। एक कार्ड सादा होता है। कार्ड पर बने चित्र जीवन की साधारण घटनाओं से संबंधित होते हैं और इसमें परिपक्वता, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग आदि के अनुसार क्रमिक रूप से दिया जाता है। उनसे संबंधित कहानी लिखने, कल्पना करने के लिए कहा जाता है और उनके द्वारा दिए गए जो भी प्रतिक्रिया है उसके आधार पर परीक्षणकर्ता के व्यक्तित्व को वहाँ पर मूल्यांकन होता है। जैसे ये TAT है, ऐसे एक होता है CAT, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसका निर्माण 3 से 10 साल के बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए है। इसमें 10 चित्र होते हैं, जानवरों से संबंधित होते हैं। एक होता है SAT, सीनियर अप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें वरिष्ठ व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन होता है। इसको बैलेक ने जो है वो दिया था निर्माण। और एक होता है MBPTI, यानी मायर्स बिग्स पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर। इस संरचित तकनीक पर आधारित होता है और अपनी पसंद नापसंद को लेकर के आप इसमें अनुमति देखी जाती है। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत भाषा और विचार को लेकर के। तो जब भाषा विचार की बात करते हैं, जैसे जन्म से 8 माह का बच्चा है तो उसके अंदर 0 शब्द आते हैं। 10 माह का 1 आ जाता है। 1 साल में 3 से 10 आ जाते हैं। 1 साल 3 माह का है 19 है। 1 वर्ष 6 माह 22 से 30। तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। आप शुरुआत का याद रख सकते हैं, बाकी इतना तो डिटेल में कोई नहीं पूछा जाता है। कई बार विशेषताओं की बात करते हैं तो बालिकाओं की भाषा का जो विकास होता है वो बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। अपनी बात को भी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता बालिकाओं में अधिक होती है। बालिकाओं के वाक्यों में भी शब्द संख्या अधिक होती है। कुछ ये पॉइंट हैं जो देख सकते हैं आप। भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें अगर, तो भाषा विकास की जब सिद्धांत की बात करते हैं तो नाम चॉम्स्की का नाम देखने को मिलता है। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक ग्रंथ लिखा था। मनुष्य में भाषा अर्जन की जन्मजात और मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत दिया था। ये बस इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इन्होंने ये कहा था कि भाषा जो अर्जन हो वह व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है। विचार व्यक्ति अपने अपने अनुभव से प्राप्त करता है, इसलिए भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं। और ये स्वनिम को लेकर के यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर में, कि स्वनिम क्या होता है, किसी भाषा की ध्वनि अव्यवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। स्वनिम का अपना अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे पा, का, ना आदि। ये जूनियर में आया वो क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ रूपिम भी जान लीजिए। ये फोनीम है, ये मॉर्फीम है। तो रूपिम भाषा की लघुत्तम इकाई है, अर्थमान इकाई है। रूपिम की संकल्पना में शब्द, धातु, प्रतिपादक, प्रत्यय आदि आ जाते हैं। रूपिम रूपिम की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस के साथ साथ दोनों की पॉइंट भी आपको याद हो जाएंगे। पॉइंट के तौर पर ये याद रख सकते हैं, था, फा, चाय, ध्वनिया क्या है, ये स्वनिम है। और भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपिम है। प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील के नाम से जानते हैं। बच्चों की जो भाषा कौशल है, इसका जो विकास का क्रम होता है वो LSRW, ये इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम जो है वो चलता है। LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
भाषा अर्जन की जन्मजात मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता, ये कथन नॉम चॉम्स्की ने दिया था। और भाषा विकास में जन्म से 15 महीने तक की अवस्था को पूर्व वाक भाषा विकास अवस्था कहते हैं। अब बात करेंगे हम सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को लेकर के। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन पूछी जाती है, वो याद रखिएगा। क्रो एंड ब्रुस, कॉल और ब्रुस करके नाम है इनका। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। ये जो है इनके द्वारा कहा गया था। सृजनात्मकता के जब तत्व की बात होती है तो प्रवाह आता है, विविधता है, मौलिकता है, विस्तारण है। और जब प्रक्रिया की बात आती है तो सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर उपलब्ध जो भी सूचना है उसका संकलन करते हैं, फिर समाधान को खोजते हैं, फिर परिणामों का संचरण करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपका सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं से आया है जूनियर लेवल पे, तो इसमें आता क्या क्या है वो याद होना चाहिए आपको। आयोजन आता है, उद्भावन आता है, प्रबोधन आता है और प्रमाणीकरण आता है और संशोधन आता है। आयोजन का मतलब ये होता है कि समस्या से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों, प्रमाण, सूचनाओं आदि को आप एकत्रित करते हैं, समस्या को परिभाषित किया जाता है। उद्भावन में क्या आता है, इसमें व्यक्ति समस्या के बारे में चेतन रूप से सोचना बंद कर देता है, किंतु अचेतन रूप से सोचता रहता है। कोई नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता। प्रबोधन क्या होता है, इसमें अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान मिल जाता है। प्रबोधन काल कोहलर की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के समान है। प्रमाणीकरण या संशोधन क्या होता है, इसमें प्रबोधन की अवस्था से प्राप्त परिणाम या समाधानों का मूल्यांकन और जांच किया जाता है। समाधान ठीक न होने की दशा में पुनः अन्य समाधान की खोज जो है इसमें की जाती है। अब कुछ क्वेश्चन, जैसे बच्चे जब तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो अपनी रुचि से भाग लेते हैं। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा है, अपसारी चिंतन है। और यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे, इस सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ये मैंने अपसारी अभिसारी जब पेपर में क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर वाले तब क्लियर कर दिया था। बुद्धि और सृजनात्मकता में सह संबंध होता है। धनात्मक सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का व्यक्त करने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। सृजनशील बालक होते हैं जिज्ञासु, साहसी, बहिर्मुखी, महत्वाकांक्षी। सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय, ये कथन स्किनर का है। फिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका व्यक्तिक भिन्नताएं। इसका मतलब ये होता है कि सभी में अलग अलग विभिन्नताएं होती, सब एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब होगा कि रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने से इसका अर्थ ये जो है वो होता है। स्किनर की डेफिनेशन देख सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके, स्किनर ने कहा था। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण की बात करें, जैसे आयु, बुद्धि में अलग हो सकते हैं लोग, स्वास्थ्य के आधार पर अलग हो सकते हैं, लिंग भेद के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जाति प्रजाति, पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, मैच्योरिटी, विशेष योग्यता, ग्रहण शक्ति, संवेगों का, तो ये सब कारण हो सकते हैं कि दो व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नता होती हैं। जैसे व्यक्तिक भिन्नता है तो आप शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाल्टन प्रणाली है, प्रोजेक्ट प्रणाली है, टकरौली प्रणाली, ये सब अलग अलग शिक्षण प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली है, मॉन्टेसरी है, खेल द्वारा शिक्षा, ह्यूरिस्टिक शिक्षा। अब व्यक्तिक भिन्नता जानने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इसमें टेस्ट हो गया, परीक्षण यानी व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड, और सामूहिक अभिलेख पत्र यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। अब जो परीक्षण है उसमें बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभियोगिता, निदानात्मक परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, ये सब आते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी मिल सकती है। इसका निर्माण बिने साइमन टर्मेन ने किया था, जो मैंने अभी आपको बताया। उपलब्धि परीक्षण क्या है, पाठशाला में जो पढ़ाया जा रहा है विषय, उसमें विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जन किया, इससे आप निकाल सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अभियोगिता क्षमता, अभियोगिता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें विद्यार्थियों को किन विषयों में विशिष्ट योग्यता है इसका ज्ञान मिलता है। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्यक्ति या विद्यालय में विद्यार्थी की किसी विषय संबंधी कठिनाई या कमजोरी का पता लगाया जा सकता है, फिर उसका निदान किया जा सकता है। अभिवृत्ति जो परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट, व्यक्ति विशेष की अभिवृत्ति को जानने का प्रयास किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्ति के समस्त गुणों का मूल्यांकन करने के लिए। अभिरुचि यानी इंटरेस्ट टेस्ट, विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यावसायिक रुचियों का ज्ञान इससे प्राप्त किया जाता है, जिससे उसका क्या भविष्य में टारगेट है उसको हम सेट कर सकते हैं। फिर हमारा टॉपिक है अभिक्षमता और उसका मापन। अभिक्षमता और उसका क्या मतलब है, अभिक्षमता मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट क्षमता यानी स्पेसिफिक जो होती है वो आप कहेंगे, या भावी सफलता के अनुमान को इंगित करती है। यूपी टेट जूनियर में आया है, यानी किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी भाषाई क्षमताओं की ओर संकेत करता है। किसी व्यक्ति की अभिक्षमता किसी कार्य को करने में उसकी फिटनेस को व्यक्त करता है।
अभिक्षमता किसी मूर्त वस्तु या योग्यता का नाम न होकर एक अमूर्त संज्ञा जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के एक विशेष गुण को व्यक्त कर रहा है। जब इसके मापन की बात आती है तो हम कहेंगे सामान्य अभिक्षमता परीक्षण यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्पेशल, इन 3 आधारों पर हम जो है वो कर सकते हैं। सामान्य में मतलब वही है कि व्यक्ति की सामान्य कार्यक्षमता के मापन किया जाए। भेदक वाले में क्या होता है, व्यक्ति के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेकर के यहाँ मापा जाता है, इसलिए इसमें शाब्दिक बोध, आंकिक बोध, यांत्रिक बोध अलग अलग आ जाते हैं। और विशिष्ट में एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता को मापा जाता है। विशिष्ट अभिक्षमता के मापन के लिए कुछ परीक्षण भी हैं, जैसे यहाँ पर मेयर कला, ग्रेविस डिजाइन, मिनीसोटा, ये सभी नाम हैं। और अगर जब विशिष्ट क्षमता के लिए मापन के लिए भारतीय परीक्षण की बात करते हैं तो यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण इसमें आता है, वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण आता है। फिर बात करते हैं हमारा टॉपिक स्मृति और विस्मृति। आपने देखा था यूपी टेट में विस्मृति के से हमने आपको प्रीवियस ईयर कराए थे, वहाँ क्वेश्चन आए भी थे। तो स्मृति की जब बात करते हैं तो वुडवर्थ ने कहा था स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यूपी टेट जूनियर में आया क्वेश्चन। मैकडूगल ने कहा था स्मृति से मतलब अतीत की घटनाओं की कल्पना करने से है, कि आप अतीत को पहचान पा रहे हैं, अतीत के अनुभव। स्टाउट ने डेफिनेशन दिया स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। वहीं अगर विस्मृति की परिभाषाओं की बात करें तो फ्राइड ने कहा था विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। मन ने कहा था सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। इन्हीं की डेफिनेशन ही आपसे पूछी गई थी, ध्यान होगा आपको। वो ये नहीं पूछा गया था किसने कहा है, उसमें पूछा गया था फिर इन द ब्लैंक्स में कि क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, क्या कहते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन थे। स्मृति के जब अंगों की बात करते हैं तो स्मृति के में अंग में पहला आता है अधिगम, यानी जिस बात को याद रखना उसे पहले देख सीखते हैं। फिर आता है धारक, रिटेंशन, यानी सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना धारण कहलाता है। पुनः स्मरण यानी रिकॉल, यानी सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना पुनः स्मरण। और पहचान, रिकग्नाइजेशन, यानी पुनः स्मरण में आने वाली विशेष वस्तु को उसी रूप में पहचानना जिस रूप से उसमें धारण किया गया था। वहीं अगर बात करें विशेषताएं क्या अच्छी स्मृति की, तो भैया आपको याद आसानी से हो जाए, अच्छे से आपको जल्दी से ये पुरानी चीज़ें याद आ जाते हैं, उत्तम धारण करना, गुड रिटेंशन, पुनः स्मरण कर ले जाएं, शीघ्र और सही पहचान कर पाएं, ये सब विशेषताएं हैं। अब जैसे स्मरण करने की कुछ विधियां भी हैं, जैसे पूर्ण विधि में मतलब पूरे पाठ को आप बार बार दोहराएं, खंड में मतलब टुकड़ों में, तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे अंतरयुक्त विधि है, ये विधि स्थायी स्मृति के लिए अति सर्वोत्तम होती है, यानी थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद इसमें याद किया जाता है। इसी में ही एक विचार सहचर विधि होती है जिसको लेकर यूपी टेट 2013 में आया था। इसमें स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है, जिससे चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाती हैं। और एक साभिप्राय स्मरण विधि है, इसमें पाठ याद करने से पहले उसको याद करने का निश्चय किया जाता है। और स्मृति के नियम वही होते हैं कि प्रमुख नियम में समानता का नियम, असमानता का नियम, सहचारिता का नियम, गौण में प्राथमिकता, आसन काल, आवृत्ति, रुचि की तीव्रता। जैसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट अच्छा होता है तो वो चीज़ जल्दी याद आ जाती है, यही सारी चीज़ें आपको नाम से ही स्पष्ट हो रही हैं। हम बात करें विस्मृति के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे चिन्ह ह्रास का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, पुनः आवाहन की विफलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, अनुबद्धता का सिद्धांत। चिन्ह ह्रास का मतलब होता है कि व्यक्ति समय बीतने के साथ ही पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाता है। व्यतिकरण का सिद्धांत मतलब क्या होता है, किसी वर्तमान कार्य पर पूर्व में किए गए कार्य द्वारा या भविष्य में किए गए कार्य द्वारा बाधा उत्पन्न हो तो विस्मृति उत्पन्न होती है। पुनरावाहन की इस विफलता का क्या मतलब होता है, बालक पूर्व के अनुभव को दोबारा याद नहीं कर पाता है, विस्मरण की स्थिति आ जाती है। जब अभिप्रेरणात्मक अधिगम, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत होता है, दमन का सिद्धांत कहते हैं व्यक्ति किसी दुख, कष्ट, अशुभ आदि से संबंधित घटनाओं को भूल जाना चाहता है। अनुबद्धता का सिद्धांत होता है स्मृति के परिपक्व व सुसंगठित होने से पहले ही इसमें छेड़छाड़ कर दिया जाता है, वो विस्मरण का कारण बन जाता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था ना, सबसे बड़ा था, वो अब जा करके समाप्त हुआ है। अब यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है अधिगम या सीखना। इसके अंतर्गत जो थॉर्नडाइक वगैरह हैं वो सारे सिद्धांत वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था ना, उसी के अकॉर्डिंग डिवीज़न है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन हमारे लिए भी देते रहिएगा। तो अधिगम की बात करें, वुडवर्थ की डेफिनेशन है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। गेट्स ने कहा था अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यूपी टेट में क्वेश्चन प्राइमरी जूनियर दोनों जगह ये पूछा गया है। स्किनर ने डेफिनेशन दी थी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। इनकी भी डेफिनेशन पूछी गई है यूपी टेट में। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विकास है, अनुकूलन है, नया कार्य है, अनुभव का संगठन है,
संपूर्ण जीवन काल चलता रहता है। सीखना विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, लक्ष्योन्मुखी है। सीखना सक्रिय है, खोज करना है, व्यवहार का संशोधन है। जूनियर में आया क्वेश्चन। अधिगम को क्या क्या प्रभावित करता है? तो प्रभावित करने वाले कारक में कैसा आपका स्वास्थ्य है, थकान है कि नहीं, स्वरूप क्या है, सीखने की आपकी इच्छा है, मैच्योरिटी क्या है, वातावरण क्या है, प्रेरणा क्या है, व्यक्तित्व है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अधिगम की जब बात होती है प्रभावशाली विधियों को लेकर, तो जैसे करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके, सामूहिक विधियों द्वारा, मिश्रित विधियों द्वारा, सीखने की स्थिति का संगठन, वाद विवाद द्वारा सीखना, विचार गोष्ठियों द्वारा, कार्यशाला में सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये सब अलग अलग प्रकार जो है वो आते हैं। और अन्य विधियों में प्रयास और त्रुटि विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि, ये सब आती हैं। अधिगम के प्रकार की जब बात होती है तो शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये 3 टाइप आते हैं इसमें। अधिगम के पक्षों की जब बात होती है तो आप कहेंगे संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम, ये जो है वो 3 इसमें पक्ष आते हैं। अधिगम के शिक्षण के आधार पर अगर टाइप की बात करें तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर नाम से जो है वो आते हैं। निम्न से उच्च स्तर की, और स्मृति निम्न स्तर है, चिंतन उच्च स्तर है। और जो आर एन गैने हैं, इन्होंने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम को 8 भागों में जो बांटा है। ये यूपिटेट जूनियर में आया है। इसी को ही अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये गैने के जो 8 पद हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से यूपिटेट में आता है क्वेश्चन। संकेत, उद्दीपक, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुविवेद, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत और लास्ट में समस्या समाधान। जो सीटेट वाला पोर्शन था वहाँ मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि वो आपके रिवाइज के लिए है। तो वो बहुत ही आपको कम से कम चीज़ें बताई, पर ये सारी चीज़ें जितनी भी रटने वाली हैं यही सब यूपी टेट में बनते हैं क्वेश्चन। ये जरूर आपको रट के रखना है। ज्ञाने का अधिगम सोपानकी की बात करें, द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इसके अंतर्गत है। अब इसी के अंतर्गत भी बताया गया, जैसे संकेत में क्या आता है, पावलोव के क्लासिकल अधिगम सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया में थर्नडाइक के अधिगम। तो ये जो अलग अलग हैं इनके अंदर भी दिए गए, वो भी चाहे आप पढ़ सकते हैं, पर मेन आपको हेडिंग तो एटलीस्ट जो है वो याद होनी चाहिए। सामान्य रूप से अधिगम की बात करें, संवेदन, गति अधिगम, भ्रामक अधिगम, बौद्धिक अधिगम में प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यात्मक है, सहचर्यात्मक है, रसानुभूतिपरक है, कार्यात्मक है। अब अधिगम के कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने, सीखने का प्रबलन सिद्धांत हल ने, समीपता सिद्धांत गुथरी ने, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहलर ने दिया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कर्टलेविन ने, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने, मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत सूचना प्रक्रिया कॉल रॉजर्स ने, संज्ञानात्मक अधिगम ब्रूनर ने, संज्ञानात्मक जो आधुनिक वाला है वो आसुबेल ने दिया था, अनुकरण अधिगम सिद्धांत मिलर ने दिया था, मिलर डोलार्ड, और निर्माणिक अधिगम सिद्धांत सिमोर पेपर्ट ने दिया था। अब एक लिस्ट की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया था। इसी का ही संबंधवाद भी कहते हैं, बंधन सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। पुस्तक इनकी थी एनिमल इंटेलिजेंस, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयोग जो इन्होंने किया था वो बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर किया था। मुर्गी नहीं देखने को मिलता, ज़्यादातर बिल्ली चूहा देखने को मिलता है। पावलोव के द्वारा जो दिया गया था क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इसी को अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, प्रतिवादी और टाइप एस अनुबंधन के नाम से जानते हैं। इस पे इन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ता पे किया था। बी एफ स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये यूपीटेड जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन। पुस्तक का नाम पूछा गया था, चूहा और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किया था। वोल्फ गैंग कोहलर की बात करें तो सूझ का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। मेंटेलिटी ऑफ एप्स इनकी पुस्तक का नाम, चिंपैंजिया वन मानुस पर इन्होंने प्रयोग किया था। और जो टॉलमैन है इन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन ये पुस्तक है, चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं बस इसको रट के रखिएगा, क्योंकि जो यूपी डेट में मेन क्वेश्चन बनता है वो इस वाले पोर्शन से ही आपको देखने को जो है वो मिलता है।
अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसका है? गेट्स और अन्य का। हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मैस ने कहा था। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का क्षेत्र क्या है? भावात्मक। सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा था। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है लक्ष्योन्मुखी होता है, व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम में प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने प्राथमिक या मुख्य नियम कौन से हैं? मुख्य नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम आता है। और पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर बेस्ड है? तो तत्परता के नियम पर जो है ये बेस्ड है। बाकी जो इनका जो नियम था थॉर्नडाइक का, उसको हम अलग से डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शॉर्ट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थॉर्नडाइक के नियम की बात कर लेते हैं। तो मुख्य नियम अधिगम के जो थे वो तीन थे: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और दो उपनियम भी थे अभ्यास के, एक उपयोग और अनुपयोग का। अधिगम से संबंधित जो गौड़ नियम, जिसको हम सेकेंडरी नियम भी कहते हैं थॉर्नडाइक के, वो कौन से थे? तो ये पांच थे: बहु अनुक्रिया, आंशिक क्रिया, सहचर्यात्मक रूपांतरण, सादृश्यता का नियम और मनोवृत्ति। ये सब आपको नाम रटे होने चाहिए। अब कुछ पॉइंट, जैसे SOR सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा ने दिया था। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व गुथरी ने नहीं दिया था। अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत गेस्टवार्डवादियों ने दिया था। बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसका अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, थॉर्नडाइक ने कहा था। सीखने का प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। और ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका उद्दीपन की तीव्रता की होती है। पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है उसकी बात करें तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव थे। सिद्धांत के और भी बहुत से नियम हैं: अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, प्रतिवादी, टाइप एस, क्लासिकल स्थिति, शास्त्रीय अनुकूलन, प्राचीन अनुबंधन। प्रयोग जो इन्होंने किया था कुत्ते पर किया था। क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत में किस तथ्य पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? पुनरावृत्ति पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन है। समय की पाबंदी का ज्ञान इस अधिगम सिद्धांत से होता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इनके प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया को दो भागों में बांटा गया: एक स्वाभाविक, एक अस्वाभाविक। स्वाभाविक में जन्मजात और जैविक आता है प्रतिक्षेप क्रियाएं, और इसमें अर्जित और मनोवैज्ञानिक। प्रयोग जो इन्होंने किया था कुत्ते पर, उसका ये यहाँ पर रेखा चित्र दिया गया है। और इसमें जो स्वाभाविक उद्दीपक है UCS जिसको कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और ये भोजन है। और स्वाभाविक अनुक्रिया जो है USCR है, जो कि आपका रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो आपका लार के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया में लार आता है। फिर कृत्रिम उद्दीपक, घंटी की आवाज़ या अनुबंधित उद्दीपक, फिर स्वाभाविक अनुक्रिया लार या अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो आता है। UCS आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है, UCR आपका रिस्पॉन्स है, और CS कंडीशनल स्टिमुलस है, और CR जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स है। और इसके संबंध में ये याद रख सकते हैं कि सिद्धांत का यूज़ करके व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। यूपीटेट में ये चीज़ जो है वो पूछी गई थी। बाकी अनुबंधित अनुक्रिया के अंग में आपका उत्तेजना, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपक सामान्यीकरण, बाह्य अवरोध, कालिक्रम, द्वितीय कोटि अनुबंधन, पुनर्बलन, ये सभी जो है वो आते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट भी जैसे हैं: अनुकूलित जो अनुक्रिया है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो अच्छी आदतें निर्माण करने में, स्वच्छता सफाई की आदत में, बड़ों का सम्मान करने पे। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। क्लासिकल सिद्ध जो स्थिति है उसके प्रतिपादक पावलव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पावलव। पावलव कहाँ के निवासी थे? तो रूस के थे। पावलव एक शरीर विज्ञानी थे। फिर बात करते हैं स्किनर का अधिगम सिद्धांत, जो कि प्रतिपादक थे BF स्किनर। अन्य नाम भी है इसके: नैमित्तिक पुनर्बलन का सिद्धांत, यांत्रिक सक्रिय अनुबंधन, अनुकूलन सिद्धांत, अनुबंधन नहीं, साधनात्मक अनुबंधन। स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर किया था। इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं: क्रिया प्रसूत, एक उद्दीपन प्रसूत। उत्तेजना क्रिया प्रसूत में आ जाएगा, उद्दीपन उद्दीपन प्रसूत में आ जाएगा। BF स्किनर की पुस्तक का नाम द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो यहाँ पर प्रयोग किया था घंटी रोशनी, वो यहाँ पर लिवर, जालीदार फर्श, भोजन तस्तरी, स्किनर बॉक्स था। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? इससे मतलब होता है अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में, मतलब कोई चीज़ आपको अगर
अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बस सीधा सा मतलब वही है पुनर्बलन। इसके टाइप भी होते हैं। सतत पुनर्बलन मतलब सही अनुक्रिया के उपरांत दिया जाना पुनर्बलन। असतत मतलब या आंशिक कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत दिया जाने वाला। अनुपातिक मतलब अनुक्रिया करने पर कुछ संख्या में। अंतराल मतलब कुछ समय अनुक्रिया करने पर। इसमें भी कुछ संख्या वाले में स्थिर अलग है, परिवृत्त अलग है। कुछ समय अनुक्रिया करने पर स्थिर अंतराल अलग है, परिवृत्त अंतराल अलग है। आपको धनात्मक और ऋणात्मक पता होना चाहिए पुनर्बलक। धनात्मक में क्या होता है, अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, जैसे भोजन पानी प्रशंसा कर दी किसी की आपने। और ऋणात्मक क्या होता है, इसको हटाए जाने पर अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ नहीं जाती, यहाँ पर होना चाहिए था घट जाती है। नहीं, अच्छा ऋणात्मक अगर पुनर्बलन देंगे तो हटाए जाने पर अनुक्रिया जो दोहराया जा रहा है उसकी प्रवृत्ति जो है वो, हाँ कमी ठीक है, कम हो जानी चाहिए। जैसे तेज शोर हो गया, विद्युताघात है, निंदा जैसे किसी चीज व्यक्ति की कर रहे हैं, तो फिर उस चीज को दोहराएगा नहीं। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत था ना सिद्धांत, इसमें मेन पुनर्बलन का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। अब कुछ पॉइंट जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर। पुनर्बलन के टाइप सकारात्मक नकारात्मक स्किनर ने जो प्रयोग किया चूहे कबूतर पर किया। फिर उसके बाद हल का जो अधिगम सिद्धांत है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, इसको सबलीकरण सिद्धांत भी कहते हैं, क्लार्क एल हल के द्वारा। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। पुस्तक इनकी थी एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर या प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। और इसकी व्याख्या ये थी कि आवश्यकता या कमी की पूर्ति ही सीखने का मूल आधार है। प्राणी अपने जैविकी आवश्यकताओं जैसे भूख प्यास आदि की पूर्ति के लिए ही क्रियाशील होता है। यही आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन आदि उसे सीखने के लिए प्रबलन प्रदान करती है। इन्होंने जो प्रयोग किया था हल ने, वो बिल्ली पर किया था। और जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत था, सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक वो कौन थे, मैक्स वर्दीमर थे। वोल्फगैंग कोहलर, कोर्टकोफ का कर्टलेविन। सिद्धांत के और भी नाम हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, वनमानुस पर। और कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना होगा। गुड के अकॉर्डिंग सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था। एक केला ऊपर टंगा होता है, दो बांस की अलग अलग डंडियां थी और अचानक से जुड़ जाती हैं, उससे वो उतार लेता है। वही चित्र के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि सूझ जो है वो अचानक उत्पन्न होती है। सूझ सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। इस सूझ की ये जो है वो अचानक पैदा होती है, यही चीज़ उन्होंने बताया था। और इन्होंने ही ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था। इसके अलावा कर्ट लेविन का जो था वो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत था। ये जो थे वो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था, क्षेत्र सिद्धांत। और इसके और भी नाम हैं, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, सरल रूप सिद्धांत, सदिश मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं अधिगम के वक्र को लेकर के, जहाँ से क्वेश्चन आपने देखा था यूपी टेट में आए भी थे। तो गेट्स ने डेफिनेशन दी है कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करता है। यूपी टेट 2018 में आया था। वक्र देखिए कितने टाइप के होते हैं। सरल रेखीय वक्र जो होता है, इसमें समय के साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, तो सरल रेखीय वक्र बनता है। ये चित्र भी देखते हुए चलिएगा। उन्नतोदर चक्र वक्र जो होता है, इसमें क्या होता है, समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। अंत में वक्र एक पठार के रूप में जो है वो आ जाता है। ये नकारात्मक गति वक्र होता है। नतोदर वक्र होता है, समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखिए ये जा करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये सकारात्मक गति वक्र होता है। मिश्रित वक्र जो होता है, इसमें क्या होता है, नतोदर और उन्नतोदर जो दोनों देखे, इसका मिला जुला रूप होता है। इसी को एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अधिगम की मात्रा और अभ्यास दो चीज़ों को ये दर्शा रहा है। बात करें अधिगम में पठार को लेकर के, तो कभी कभी ये भी देखा जाता है अधिगम वक्र का कुछ अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाला जो भाग होता है वो अधिगम के पठार कहलाते हैं। मतलब सीखने के दौरान जब कुछ प्रयासों के बाद भी अधिगम की मात्रा स्थिर हो जाती है, चाहे अभ्यास कितना भी बढ़ाया जाए, तो इसे ही पठार कहते हैं, सीखने में पठार। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है। अब मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आपका मोटिवेशन नहीं मिल रहा, शारीरिक सीमा है, सीखने की अनुचित विधियां हैं, मतलब सही तरीके से नहीं सीख रहे हैं, तो कई ऐसे कारण जो है हो जाते हैं। थकान है, निराशा है, ये सब कारण में ही आते हैं। तो आप कहेंगे दूर करने के लिए क्या क्या करें, तो दूर करने के लिए प्रेरणा दीजिए, नवीन प्रणाली का यूज़ कीजिए, बीच बीच में विश्राम कीजिए, उचित विधियों का यूज़ करें, व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दें, उत्साहवर्धन करें,
उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें। इसके बाद एक यहाँ पर डेफिनेशन रॉस की कि सीखने का पठार जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं कि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो। तो ये कथन किसने दिया है? तो रॉस के द्वारा जो है कथन दिया गया है। बाकी ऊपर के जो पॉइंट हैं तो वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई उन्नति नहीं हो रही तो सीखने का पठार कहलाता है। फिर बात करते हैं सीखने में स्थानांतरण यानी अधिगम अंतरण का अर्थ और प्रकार। जब सीखने के स्थानांतरण की बात करते हैं, जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने में प्रभावित करे उसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। और अंडरवुड जो है उन्होंने भी डेफिनेशन दी है, बाकी आप वैसे बेसिक समझ लीजिए। अब इसके टाइप की बात करें तो सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के कार्य को सीखने में हेल्प करे तो वो होता है सकारात्मक। हेल्प कर रहा है मतलब सकारात्मक है। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति मोटर बाइक चलाने में कठिनाई नहीं होती है बल्कि पूर्व अनुभव से और उसको हेल्प मिलती है। नकारात्मक में क्या होता है? पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे उसे कहते हैं नकारात्मक। इस साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर ठीक कर देंगे तो उसको दिक्कत आएगी। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? मतलब जब कोई काम को करने की योग्यता अथवा ज्ञान को अन्य किसी कार्य को करने की योग्यता पर कोई फर्क ही न डाले तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? मतलब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति उसी के समान परिस्थिति में करता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है? मतलब अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का यूज प्राणी के द्वारा उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाए तो उसे ऊर्ध्व कहेंगे। द्विपार्श्विक क्या है? मतलब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ आपको बाएं हाथ से भी मिलने लगे। ये सब क्वेश्चन देखिए सब यूपी टेट में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए चित्र से भी बताया गया, जैसे टेनिस खेलना जानते हैं तो बैडमिंटन भी खेल लेंगे, ये धनात्मक में है। ऋणात्मक में साइकिल चला रहे हैं और आपको नाव चलाने को दे दिया जाए तो हेल्प थोड़ा नहीं करेगा उसमें। ऐसे ही क्षैतिज अंतरण में, हॉरिजॉन्टल वाले में स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, दूसरा स्कूटर चलाना सीख सकते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण मतलब उससे ऊपर की चीज़, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, वही चीज़ आपको कार चलाने में भी हैंडलिंग हेल्प करती है। इसी प्रकार द्विपार्श्विक मतलब दाएं हाथ से खेलना जान रहे हैं तो बाएं हाथ से भी खेलना सीख सकते हैं, मतलब बाएं हाथ से भी वही काम कर लेते हैं। ये द्विपार्श्विक में आता है, बाईलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की अगर बात करें तो जैसे सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। एक होता है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, एक सामान्यीकरण का सिद्धांत जो C H जड़ ने दिया था, जुड़ भी कहते हैं। सामान्य तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं हमारे अब अगले लास्ट टॉपिक, और इसके बाद की जो चीज़ें होंगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो शिक्षण हमारा टॉपिक है, शिक्षण और शिक्षण विधाओं में शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, निर्देशन, प्रोत्साहन है, जो कि बर्टन ने कहा था। और क्लार्क ने दिया था कि एक प्रक्रिया जिसका प्रारूप उसकी संबद्धता इसलिए की जाती है जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। जो शिक्षण की प्रकृति है वो आपको पता है, तीन चीज़ों में बटा है, एक शिक्षक, एक पाठ्यक्रम और एक शिक्षार्थी। इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसी को हम त्रिमुखी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जॉन डीवी के द्वारा जो है वो दी गई थी। और शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, संबंध स्थापित करता है, उद्देश्यपूर्ण है, कौशलपूर्ण है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जब हम शिक्षक के वातावरण की बात करते हैं शिक्षण के, तो एक होता है आपका सत्तात्मक, जहाँ पर शिक्षक का संपूर्ण नियंत्रण होता है। एक होता है प्रजातांत्रिक वातावरण, जहाँ पर शिक्षक मार्गदर्शक के सहयोगी के रूप में होता है। और एक होता है हस्तक्षेप रहित, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। इसके अलावा जब शिक्षण प्रक्रिया में चर की बात करते हैं तो स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, आश्रित चर होता है विद्यार्थी और हस्तक्षेप चर होता है पाठ्यक्रम। फिर बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य के, जो विशिष्ट आपके उद्देश्य हैं। इसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ये ब्लूम के द्वारा दिया गया था वर्गीकरण 1956 में। इसके अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान संबंधित होते हैं। इनको 6 भागों में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण दूसरा वाला जो है वो भावात्मक है। इसको क्रॉथवेल, ब्लूम और मसीहा ने दिया था। इसके अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भाव, दृष्टिकोण, मूल्य, संवेग, मनोवृत्ति, रुचियों आदि से होता है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा होता है मनोगत्यात्मक। जो भावात्मक होता है उसको भी 5 भागों में बांटा गया है, और मनोगत्यात्मक सिम्पसन ने दिया है। इसमें भी 5 भाग जो है वो डिवाइड होते हैं। इसमें शारीरिक और जो क्रियात्मक कौशल है उससे रिलेटेड होता है ये। इसके अंतर्गत जो आते हैं ना उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1956 में ब्लूम के द्वारा शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक में
अग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण और मनोगत्यात्मक में प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल, जटिल बाह्य व्यवहार, ये सभी आते हैं। फिर बात करें शिक्षण के स्तर को लेकर के, तो शिक्षण के स्तर की जब बात होती है, एक स्मृति होता है, एक चिंतन होता है, एक बोध स्तर होता है। स्मृति में विचारहीन होता है, मतलब केवल तथ्यों, सिद्धांतों, सूचनाओं, नियमों में रटने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर छात्र सेकेंडरी होता है, शिक्षक ही मेन होता है। और इसी को लेकर हर्बर्ट ने भी अपना स्मृति जो शिक्षण प्रतिमान है वो जो है वो दिया है। और मेन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हर्बर्ट ने जो दिया है ना, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट का स्मृति जो स्तर शिक्षण है, इसमें 5 पद होते हैं। ये प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और प्रयोग करके। दूसरा जो बताया था बोध स्तर, इसमें क्या होता है, इसमें स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच की कड़ी माना जाता है। बोध स्तर जो होता है, इसके अंतर्गत क्या प्रतिमान आते हैं, तो इसको दिया था हेनरी सी मॉरिसन ने। इनमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये सब आता है। और तीसरा था चिंतन स्तर। ये जो शिक्षण है, ये देखिए जूनियर में आया क्वेश्चन, ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है, समस्या केंद्रित होता है, मौलिक चिंतन, नवीन खोज पर बल देता है, वातावरण इसमें और ज़्यादा अधिक सजीव होता है, मतलब ये ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ये किसने दिया था, तो ये इसके प्रतिपादक थे मॉरिस पी हंट। इसमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये सब आता है। फिर बात करते हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जो कि आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं। लैटिन भाषा कम्यून शब्द जो है इससे बना है। विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान जो करना होता है ना, वही कहलाता है कम्युनिकेशन। इसके क्या घटक या कारक होते हैं, तो इसमें प्रतिक्रिया, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रतिपुष्टि, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रेषक मतलब मुख्य प्रेषक शिक्षक होता है, सूचनाओं को प्रेषित करता है। संदेश मतलब जिसमें पाठ्यवस्तु आएगा, माध्यम जिस माध्यम से भेजा जा रहा है, ग्राही मतलब जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और प्रतिपुष्टि मतलब पुनर्बलन होता है जो प्रापक द्वारा प्रेषक को प्राप्त होता है। संप्रेषण के टाइप की बात करें तो ये आपके शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण होता है। शाब्दिक में मौखिक और लिखित दोनों होता है। मौखिक में वार्ता, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, ये सब आता है। अशाब्दिक में वाणी, आवाज द्वारा संप्रेषण, भाव, भंगिमा, मुख्य मुद्रा ऐसे संप्रेषण, स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का जो संप्रेषण होता है वो सब इसमें आता है। उसके बाद बात करें शिक्षण के सूत्र को लेकर, तो शिक्षण सूत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चितता से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है, और वहां पर क्या करेंगे, विशिष्ट से सामान्य, इसको उल्टा करके लिख देंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक कर्म से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्ति की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। इस तरीके से 11 आपको शिक्षण सूत्र देखने को मिलते हैं। और बात करें अब शिक्षण प्रविधियों को लेकर, तो सबसे पहली है प्रश्नोत्तर प्रविधि। जन्मदाता इसके थे सुकरात। प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान में निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण आता है। प्रश्नों के टाइप में जैसे प्रस्तावना, विचारात्मक, बोध, विकासात्मक, समस्या प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, ये सब आते हैं। विवरण विधि जो थी, इसमें स्थायी स्मृति का विकास होता है, तार्किक क्षमता का विकास होता है, ध्यान केंद्रित। वर्णन विधि में क्या होता है, किसी को विस्तार से कोई चीज़ बतानी हो। व्याख्या विधि में और गहनता से किसी चीज़ का अध्ययन करना हो। स्पष्टीकरण में तो समझाना ही आ जाएगा, कहानी में कहानी आ जाएगा, निरीक्षण, अवलोकन, उदाहरण। खेल प्रविधि, समूह चर्चा, इसमें और बाकी कोई कठिन नहीं है। वाद विवाद, जैसे आपको कोई कठिन लगे तो उसके अंतर्गत आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। खेल प्रविधि जो है यूपी टेट में आया है कि ये विधि सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, यूपी टेट 2011 में। इसके अलावा शिक्षण की कुछ नवीन विधाएं भी हैं, जैसे बाल केंद्रित जो शिक्षण उपागम होता है ना, इसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। उद्देश्य इसका होता है स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति जो है वो विकसित करना, और पढ़ाने के बजाय सिखाने पर बल दिया जाता है। इसमें क्रिया या गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है, इसमें क्या होता है, खेल खेल में शिक्षण करना जो है वो रखा जाता है। रुचिपूर्ण वाले में रुचियों को ध्यान में रख करके। नाम से वैसे लगभग सब स्पष्ट हैं, फिर भी बताना है। सहभागी में क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दक्षता वाले में क्या है, मास्टरी लर्निंग या ऑप्टिमम लर्निंग कहते हैं। इसमें शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बनाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में छात्र की कमियों को दूर किया जाता है। उपचार मतलब ही है। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, एक शिक्षक के द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जाता है। बहुस्तरीय शिक्षण क्या है, एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उसके स्तर के आधार पर समूह में बांटकर शिक्षण पढ़ा रहा है, वो आता है। शिक्षण का रचनात्मक उपागम क्या है, रचनावादी सिद्धांत पर। टोली शिक्षण क्या है, एक से अधिक कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षण हो।
5E मॉडल क्या है? तो यहाँ पर रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित होता है। 5E में इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएट, ये आते हैं 5। फिर बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, WLN ने कहा है कि यह शिक्षण का लघु रूप होता है। इसमें कक्षा का आकार और समय भी कम होता है। कक्ष का आकार छोटा होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता इन्हीं को कहते भी हैं, WLN को। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर D तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था। इसमें पाठ्यवस्तु सीमित होती है। पढ़ाने की अवधि की बात करें तो इसमें 6 मिनट होती है। छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का पूरा जो चक्र है वो 36 मिनट का चलता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में इस तरीके से चलता है: पाठ्य योजना निर्माण, फिर आपका शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। ये आपको देखने को मिलता है। जैसे पाठ्य योजना होता है सबसे पहले 6 मिनट का, तो पाठ्य योजना होता है। शिक्षण 6 मिनट का होता है, 6 मिनट, फिर 5 से 10 छात्रों की कक्षा को पढ़ाया जाता है उसमें। फिर प्रतिपुष्टि होता है 6 मिनट का, जिसमें छात्राध्यापक को छात्रों अध्यापकों द्वारा प्रतिपुष्टि दिया जाता है। फिर पुनः नियोजन होता है, प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्र अध्यापक द्वारा पुनः पाठ्य योजना का निर्माण। पुनः शिक्षण होता है पाठ्य योजना का पुनः, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, छात्र अध्यापक को पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ कौशल की बात कर लेते हैं। जैसे पुनर्वलन कौशल जो होता है, इसको प्रस्तुत करने या हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। और पुनर्वलन के टाइप में धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्वलन आता है। श्याम पट लेखन कौशल क्या होता है? श्याम पट पर लिखने में किया जाता है यूज़। 9 सावधानियां रखना अनिवार्य होता है, जिससे लेख सुंदर हो, विशिष्ट बिंदुओं को ध्यान रखें, चित्रों का यूज़ करें। ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं। पुनरावृत्ति कौशल वो होता है जहाँ पर जो भी पाठ प्रसंग है उसको दोहराया जाता है। इसको स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ शिक्षण विधियों को लेकर के और उनके जनक। निगमन विधि अरस्तु, आगमन विधि अरस्तु, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी, काफ़ी पूछी जाती है प्रोजेक्ट विधि। खेल विधि कॉल्डवेल कुक के द्वारा दी गई थी। डॉल्टन विधि पार्कहस्ट के द्वारा। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट के द्वारा। किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग के द्वारा। गैर विधि एडवर्ड के द्वारा। विनेटिका विधि कार्लटन वासबर्न के द्वारा। वोटविका विधि कैनेडी के द्वारा। ड्रैकोली विधि ड्रैकोली के द्वारा। ओविड विधि जो है वो टैक्रोली के द्वारा। संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का जो वर्गीकरण किया जाता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य श्रव्य दृश्य तीनों, दोनों मतलब। तो दृश्य में आपका जैसे मॉडल हो गया, चित्र, पोस्टर, श्यामपट, मायाद्वीप, पत्र पत्रिका आ गया, चित्र दर्शक आ गया, वास्तविक पदार्थ, रेखा चित्र, मंच, मानचित्र, पुस्तकें हैं, स्लाइड्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, भ्रमण यात्राएं, संग्रहालय, ये सब आता है। वहीं अगर श्रव्य में बात करें तो ग्रामोफोन, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, भाषा प्रयोगशाला, रिकॉर्डर, टेलीफोन, ये सब चीज़ें आती हैं। श्रव्य दृश्य दोनों में दूरदर्शन, चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, टेली कॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कॉम्पोरेट कंप्यूटर, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, मतलब जहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही हैं, देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। इंटरनेट भी इसमें रखा गया है। तो ये हमारा आज का अभी का टॉपिक समाप्त हुआ। पूरा सीडी भी अभी नहीं कवर हुआ है। एक सेकंड पार्ट इसका और भी आएगा, जिसमें बाकी जितनी भी चीज़ें बची होंगी वो सारी कोशिश हम करेंगे करा दें। अभी जैसे मेन मेन तो लगभग बहुत सारी चीज़ें लगभग समाप्ति हो गई हैं, पर जैसे बहुत से वन लाइनर चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक भी हैं जैसे मोटिवेशन वगैरह, विप्रेरणा वगैरह, उसके अंतर्गत चीज़ें हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें रह गई हैं, वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं, हंटर कमीशन वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो वो जो भी कुछ रह गया वो सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। वैसे लगभग इस वाले पार्ट में मोस्टली चीज़ें हो गई हैं। ऐसा नहीं कि आधा हुआ है, आधे से बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग मान के चलिए 80% तो हो ही गया है। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? सन कमेंट में बताइएगा। आसान सा क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी अगला सब्जेक्ट को लेकर के कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। बाकी अभी के वीडियो में तो नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।